नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अनुपम द्विवेदी और सर साथ में सैंकी कोठारी सर। बात कर रहे हैं हम यूनिट 6 प्रीलिम्स की तैयारियां बहुत ही नज़दीक। अब पेपर लगातार जैसे शेड्यूल भी आ गया है और शेड्यूल के साथ साथ अब ये दे दिया है कि 16 फरवरी को डेट आएगी। और इसमें इंडियन इकोनॉमी यूनिट 6 में दो आपके पार्ट दिए हैं, एमपी इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। एमपी इकोनॉमी जो आदरणीय सर लोग हैं वो रिस्पेक्टेड सर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम दोनों के जिम्मे में आता है। और जब बात करें इसके ट्रेंड्स की, एनालिसिस की, कैसे तैयारियां करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे कैसे कवर करें, तो इसमें साथ साथ में सैंकी सर और मैं दोनों पहले सिलेबस के साथ डिस्कस करते हैं और फिर इसमें क्या बुक्स पढ़ें, कैसे कवर करें और क्या ट्रेंड चल रहा है। अदर जो स्टेट्स हैं वो क्या अभी जो पेपर हुए हैं, रिसेंट जो पेपर हुए हैं, ट्रेंड हुए हैं, उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड रहे हैं उनके बारे में, पुराने ट्रेंड के साथ पीवाईक्यू के साथ साथ यानी कुछ स्टेट्स के पीवाईक्यू के लेकर के, और साथ साथ में यहाँ के क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी करनी चाहिए, कैसे कैसे आप आगे बढ़ें, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सैंकी सर सिलेबस के साथ आपके साथ डिस्कस करना चालू करते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके साथ कवर कर लें। तो सर प्लीज। तो मैं सिलेबस के टॉपिक्स पे बात करना शुरू करता हूँ। रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी में हमें तीनों सेक्टर दे दिए हैं उन्होंने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। अब ये एक प्रकार से पूरा संसार फैला हुआ है। कृषि तो कोई और छोर ही नहीं है, इंडस्ट्री अगेन कोई और छोर नहीं है, लेकिन एवरीथिंग अंडर द सन इज इन आवर सिलेबस। मतलब सूरज की रोशनी में जो भी आ रहा है सब कुछ सिलेबस में दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ऐसे पढ़ा तो नहीं जा सकता। इसलिए हमें थोड़ी मदद लेनी होती है ट्रेंड की कि भाई ये पूछते कहाँ से हैं। आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको ट्रेंड दिखेगा कि इकोनॉमिक सर्वे या सरकारी रिपोर्ट से जनरली ये डेटा पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छा चैप्टर एग्रीकल्चर के लिए होता है, आपको पढ़ सकते हैं। और उसका एक उदाहरण भी है, एक एग्जाम्पल सेट किया सर, बहुत ही अच्छा। एक्चुअल में अभी जब हम दोनों सर मेंस डिस्कस कर रहे थे, मेंस का पेपर, और सेम टू सेम आईआईपी ही आया हुआ था, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था और कोर सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री। और सर जैसा कह रहे हैं, अर्थ के नीचे जो सन के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ काउंट कर लिया है। और इवन अगर ये बीपीएससी के क्वेश्चंस की बात करें, अभी 10 दिन की बात है, अभी 10 दिनों में ही ये बीपीएससी का क्वेश्चन आया। और बीपीएससी के क्वेश्चन और एमपीपीएससी के क्वेश्चंस में यानी जो ट्रेंड सेट कर रहा है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड साथ साथ में सर्विस सेक्टर, यहां से क्वेश्चन डाटा से कवर कर रहा है। और इसी डाटा में वो क्वेश्चन कवर कर रहा है आईआईपी से। तो जहां आप सबसे पहले यहां सर सिलेबस जैसा डिस्कस कर रहे थे, रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, यहां इंडस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया। यानी आपका ट्रेंड जो है वो करंट को कवर कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। यानी मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आपको टॉपिक दिए हैं और टॉपिक में जो सर ने जो बुकलेट रेडी की है, बुकलेट जो है सर की इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ अपडेट करके जो बुकलेट आई है, सर ने जो रिसेंटली अपडेट की, साथ साथ क्लास में मटेरियल में जो नोट्स आए हैं, तो इसमें ये जो ट्रेंड्स है इनको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ 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 में आपको कवर करना होगा हर एक चीज को। और इवन एक क्वेश्चन नहीं, इसके बाद अगर दूसरा भी क्वेश्चन एक और बीपीएससी का ही रिसेंट अगर चेक करेंगे तो वह भी इसी में से आपको सीधे वो तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था सर इकोनॉमिक सर्वे का। ये क्वेश्चन जो था, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2023 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, सीधे सीधे यही पूछा है सर, वहां पे क्वेश्चन ही था कंट्रीब्यूशन, और सीधे सीधे यही क्वेश्चन वहां पर पूछा है। यानी मुझे लग रहा था कि एमपी का सिलेबस पढ़ के और अदर स्टेट्स के पेपर बनाए जा रहे हैं और यही इसमें से फर्स्ट ऑप्शन पे से 17.7, और ये इसमें से इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके, कैसे करें, कहां से करें, कैसे पढ़ें। तो ये जो पहला टॉपिक आप सर के साथ डिस्कस कर रहे थे, सर आपसे डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, और यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इसमें सर कुछ आपसे बातें चाहे तो हम एक पेज ऐड कर लेते हैं सर कि ये लोग कैसे, कहां से इकोनॉमिक सर्वे निकालें, कैसे पढ़ें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ठीक सर। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो है ही है अगर आप एकदम रॉ डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास वक्त कम है और जैसे इकोनॉमी का वेटेज लिमिटेड है तो आप इतना वक्त नहीं दे सकते, तो आप जैसे सर ने बुकलेट अपनी तैयार कर ली है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मैंने तैयार कर ली है, तो आप उस बुकलेट को भी रेफर कर सकते हैं। तो आपकी फिजूल की मेहनत बच जाएगी और आपको एक कंसोलिडेटेड कंपाइल्ड डेटा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप जिद पे ही अड़े हैं कि मुझे तो रॉ सोर्स ही पढ़ना है, तो फिर आप इकोनॉमिक सर्वे रेफर कर सकते हैं। आप बिल्कुल भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएंगे
और एक और डॉक्यूमेंट आता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस। ये आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइट पर मिलता है। अगर आपको पिछले वर्षों के डेटा पढ़ने हैं कि भाई पहला प्रोडक्शन चावल का किस राज्य में किस राज्य ने रैंक पाई है, दूसरी रैंक किसकी है, गेहूं की रैंकिंग क्या है राज्य दर राज्य, जूट की रैंकिंग क्या है, तो आपको साल दर साल का एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस ये डॉक्यूमेंट मिलता है, वहां पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात इंडस्ट्रीज पर, अगेन इंडस्ट्रीज पर जो सरकारी आंकड़े रिलीज होते हैं जैसे इंडाइसेस, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या फिर एक प्राइवेट कंपनी है IHS मार्केट इन एसोसिएशन विद S&P, वो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज करते हैं। तो आप परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर आप भारत सरकार के इंडस्ट्रियल डेटा को IIP से जोड़कर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भारत सरकार तो डेटा नहीं निकालती है, लेकिन IHS मार्केट जो बहुत प्रोमिनेंट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो PMI इंडेक्स निकालती है सर्विस सेक्टर का, आप वहां से भी देख सकते हैं। सर अगर आप कुछ ऐड करना। सर इस पे मैं जनरली बच्चों की मैंने साथ बहुत ही क्वेरी देखी है, जैसे एक महारत्न का आया, महारत्न और नवरत्न के डाटा के बारे में है, या कुछ भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, ये ज़्यादा अगले क्वेश्चन पर जब डिस्कस करेंगे। तो एक सीधा सा ऑप्शन है सर, आजकल तो बहुत ही डिजिटल हो गई है दुनिया, सीधे कुछ ना करें और यहाँ पर डायरेक्ट सर्च करें इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे से सारे डाटा अपडेट इजीली हो जाते हैं, बहुत ही इजीली इकोनॉमिक सर्वे से डाटा अवेलेबल हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे PIB की बात करें, PIB बहुत ही इजीली अवेलेबल दे दिया है। इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करें और बहुत सारे डाटा अपडेट, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे डाउट हैं कि जैसे तेलंगाना फर्स्ट रैंक पे आ गया राइस प्रोडक्शन पे, और बच्चे लगे कि इसमें हैं वेस्ट बंगाल, और इस पे जिद भी लगा के रखे कि इस बुक पे ऐसा है। तो जनरली इसके लिए एक ही काम करें, यहाँ पर कुछ नहीं करें सर, ये इकोनॉमिक सर्वे सीधे सीधे यहाँ पर जाएं और कुछ क्लिक करके, और यहाँ बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन सर, यहाँ पे ऑप्शन में आप स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स में जाएं, या फिर आप सबसे अच्छा है आपको रॉ डाटा सीधे सीधे चाहिए तैयारी के लिए, तो यहाँ इन्फोग्राफिक्स में जाएं, सबसे अच्छा दिया हुआ है। इन्फोग्राफिक्स में आपके सारे डाटा जो हैं, जो बेसिक बहुत ही बेसिक डाटा है, वो तो एक फोटो में ही अवेलेबल करा दिया। जैसे आप यहाँ देखें तो एक पूरे डायग्राम पे बात करें, पूरा एक सारा कुछ एक ही डाटा में दे दिया है सर। सर इस पे अच्छी बात क्या है कि MPPSC ना इसी साल का नहीं पूछ रहा है, पिछले साल का भी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 सालों के भी मिल रहे हैं, इवन 4 ईयर के आपको बिल्कुल डाटा यहीं पर मिल जाते हैं। तो आप कुछ नहीं, हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, हम तो सीधे सीधे यहाँ से क्लिक कर देते हैं और ये पूरे बोर्ड पे आ जाता है। तो हमें तो देखिए, हमारे लिए तो अवेलेबल है डाटा यहाँ पर। आप भी इसमें से जो डाटा है, जैसे टॉप रेमिटेंस का डाटा यहाँ पर इजीली अवेलेबल दे देता है, बहुत ही इजी है, सब कुछ इजी गोइंग है। और खासकर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अब कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह सकता, गवर्नमेंट तो बहुत ही ज्यादा एफर्ट कर रही है। तो आप सीधे सीधे यहाँ से डाटा निकाल करके, इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे डाटा निकाल करके इन्फोग्राफिक्स पे चले जाए, या किसी भी ऑप्शन पे PIB की साइट पे चले जाए, और यहाँ जो सर कह रहे थे कि ये सांख्यिकीय परिशिष्ट, जैसे आप कह रहे थे कि लास्ट ईयर के जो टेबल ऑफ इंडेक्स आपको डाटा चाहिए, तो मैं तो कहूंगा कि आप एक्सेल सीधे सीट ओपन कर लें, सीट ओपन करें और सीधे सब कुछ दिया हुआ है सर। यहाँ पर हर एक चीज दी हुई, कब कहाँ के डाटा, एग्रीकल्चर के, नेशनल इनकम के डाटा, एग्रीकल्चर के डाटा, और सारे डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे में एक ही में, स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएंगे, ज्योग्राफी में, इवन क्रॉप्स जो है, एग्रीकल्चर जो है सर के ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी, SR के सर के भी ज्योग्राफी वाले पार्ट में, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में भी, मेंस में भी पोर्शन में 5 जगह एग्रीकल्चर दिया हुआ है, और 5 की जगह पे एक ही बार आप कुछ नहीं यहाँ से उठाएं डाटा, और ये डाटा उठाएं प्रमुख फसलें, ये क्रॉप्स जो हैं कहाँ कहाँ पर हुआ है, ये पूरा यहाँ पर सीधे सीधे चार्ट दिया हुआ है 35, यानी आप पेज नंबर यहाँ तो इवन मैं दिखा दूँ, इसमें आपको कहीं डाउट नहीं है, आप तो सीधे सीधे क्लेम करें। जिस किताब बुक में आपको डाउट हो तो यहाँ इकोनॉमिक सर्वे से आप उठाएं डाटा, और इकोनॉमिक सर्वे से उठा करके डाटा आप सीधे सीधे आप अपने नोट्स को अपडेट कर लें। बहुत सारे नोट्स में वही तेलंगाना, और इस पे मैक्सिमम लड़ाइयाँ लोग इसी पे लड़ रहे हैं। हाँ, और इसमें इवन MP का डाटा जो है, MP के रेफरेंस में आप डाटा देखते हैं कि MP में कौन सी फसल का है। MP, जब MP इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये आपको आ ही गया है, और ये एक बार दिखा देता हूँ मैं।
तो इस पेज में 35 पेज में स्टैटिक्स वाले डाटा में जाकर के आप सीधे सीधे अपनी सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। ये पूरे मेंस के लिए, आपके ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों के लिए और एमपी के लिए, आपके लिए, सबके लिए ये काम आएगा। और इससे अच्छा मुझे लगता नहीं सर कि इससे अच्छा कुछ भी आप इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा कुछ भी कहीं भी डाटा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आ गया राइस में तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। गेहूं में भी चेंज है, गेहूं में भी यूपी, एमपी और पंजाब है। तो मक्का ये सारे दिए हुए हैं। आपका एमपी थोड़ा सा ठीक है, टोटल पल्सेस में भी अच्छा कर रहा है। तो बाकी जहां जहां पर एमपी है तो आपके लिए, एमपी के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही, बाकी के लिए भी आप कह सकते हैं। जैसे सर ये सोयाबीन में पिछले साल बहुत बड़ा कंफ्यूजन था एमपी और महाराष्ट्र, लेकिन अगर ऑथेंटिक सोर्स देख लेते तो कंफ्यूजन ही नहीं होता कहीं भी, इसी में से इकोनॉमिक सर्वे से ही कहीं भी। और इवन मैं ये नहीं कह रहा हूं हम केवल स्टैटिक्स वाले डाटा पे नहीं जा रहे हैं, इवन इसके ऊपर भी बहुत सारे डाटा जो हैं, आपको केवल डाटा देखने हैं, अपडेशन करना हो तो ये भी शायद चाहे तो। इवन इसके अलावा भी सर ने कहा कि पीआईबी की साइट पे समराइज सीधे डालेंगे, पीआईबी और एग्रीकल्चर, तो समराइज डाटा भी एक साथ आपको एक बार में ही मिल जाएगा और वहां पर सारी चीजों को, डाटा को आप समराइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे तो ये सारे जो डाटा हैं, ये जैसे इकोनॉमिक सर्वे ये दिया हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इस इकोनॉमिक सर्वे में आप यहां देखें तो एक एक करके दिया हुआ है, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर्स, स्टेबिलिटी एंड पेमेंट, और इसमें साथ साथ सारे जितने सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और ये साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं। जब इस एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहां पर वो बंद हो जाएगा सर, कोई दिक्कत कोई नहीं। अच्छा ये देखें, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, और एक डाटा आएगा अभी अभी यहीं से डिस्कस करना है। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अलग से दिया हुआ है, फूड सिक्योरिटी ज्योग्राफी वाले टॉपिक में भी दिया है, इकोनॉमिक्स वाले भी टॉपिक में, और यहाँ सारा कुछ अपडेट डाटा आपको यहीं से, आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही छोटे छोटे डाटा आपको इजिली मिल जाएंगे। इवन ग्रोथ दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर की, और सर आपने कहा था ना लास्ट ईयर का एमपी जो है वो पता नहीं पुराने पूछता है, हाँ पिछले 2 सालों का पिछले 2 सालों का पूछता है, और ये आपको 2017 से लेकर आपको तो 5 का हमने बता 5 का हमने बता दिया है, 5 का हमने बता दिया, और वो कहता है कि इसी को पढ़ के आइए, और हम पुराना ही पूछेंगे, नया तो नहीं पूछते हैं। तो कुछ नहीं, चार्ट में सीधे सीधे दिया हुआ है, तो कुछ ना करें, जितना डाटा अगर आपको लगता है पुराना है उठा करके इकोनॉमिक सर्वे रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा अपडेट करते जाइए। ये देखिए, एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आपके साथ थोड़ा सा अपडेशन तो आपको कुछ खुद करना पड़ेगा, थोड़े बहुत तो अपडेशन। देखिए जैसे अभी फरवरी में फिर से, तब तक में फिर से बजट आ जाएगा, फिर से 1 फरवरी को फिर बजट आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। अपडेट नहीं है कि वो 16 फरवरी तक ही आपको ये डाटा पूछ लेगा, वो अगली बार पूछेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वाले डाटा से तुरंत सारी चीजों को क्या कर लें, अपडेट कर लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये वाले डाटा से एक बार देख लें, सारे को मैच कर लें, क्योंकि पुराने डाटा से क्वेश्चन अगर देंगे, जैसे अभी बिहार के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह से ये नहीं लगेगा कि वो पुराने डाटा से क्वेश्चन पूछ रहा है। सारे डाटा उसने पूछे, नए पूछे, इवन कॉपी ने क्लास में जो सर ने भी कराया, मैंने भी कराया, उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इवन ये साथ साथ में अगर ये इंडस्ट्री की भी बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी ऐसे ही सारे डाटा, इवन ये हिंदी में भी है, ऐसा ना सोचे कि केवल इंग्लिश में दिया हुआ है, वो एक सारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। और अभी जो पूछा है, जो पहला क्वेश्चन सर ने दिखाया था कि आईआईपी इंडेक्स की बात करें, उसमें लार्जेस्ट जो वृद्धि हुई है, किस इंडेक्स में ग्रोथ हुई है, वो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिया हुआ है कंपोनेंट्स में, इस चार्ट में आईआईपी में दिखाया गया है। तो आप चाहें तो इजीली वहां से क्वेश्चंस को, इन केवल कुछ डिटेल भी ना पड़े, यहाँ केवल डाटा चार्ट देखते तो भी आपका इजीली कवर हो सकता था। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले जो रॉ डाटा है, सबसे पहले रॉ डाटा तो यही है, ये फोटो है सर, राइट। बहुत सारी चीजें तो यहीं से कवर हो जाती हैं। इवन मेंस में भी छोटे छोटे ये चीजें रख दें तो आपको 3-4 साल का एवरेज आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रोथ क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में आपको अपडेट खुद भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि आप इसे इग्नोर करके चल सकते हैं। जैसे बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, उनमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। एमपी में भी ऐसा मना नहीं किया गया, हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, फिर भी आप कुछ चीजें बेसिक्स जो हैं उन बेसिक्स को तो कवर करके चलें। तो पहला टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनसे कवर करते हुए चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑथेंटिक डाटा जो मिलेंगे, ऑथेंटिक जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है आपको मिल रही है कहाँ से, वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही अवेलेबल हो रही है। बाकी सर इस टॉपिक के बारे में कुछ और जो बातें जो हो सकती हैं, कुछ स्कीम्स जो हो सकती हैं जो इनसे रिलेटेड हो सकती हैं, सर्विस से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे एक नॉर्मल महारत्न और नवरत्न की बात करें,
फिर से डाटा चेंज हो गया है महारत्न और नवरत्न का, हाँ अपडेट हो गया है। अपडेट हो गया है। और मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो इतना तेज अपडेट होती नहीं है, आप परचेज तो कर लेते हैं और एक लिमिटेड रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स के पास, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में बार बार ये सारी चीजें करना नहीं। बट मुझे लगता है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के आने पर आप तो थोड़ा बहुत, जैसे ही महारत्न नवरत्न पढ़ना बैठे, एक बार उसकी नई अपडेटेड लिस्ट कम से कम कोशिश करें कि एक बार अपडेट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पहले टॉपिक की बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर जो है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से चालू होता है, उसके डाटा में ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट के साथ साथ क्या हुआ है, क्या क्या कुछ रहा है, क्या शेयर रहा है, हाँ क्या शेयर रहा है, जीडीपी में क्या शेयर रहा है और जीडीपी में क्या शेयर रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ एनालिसिस सर कर ही दे रहे हैं और हम देखेंगे ही। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी 13 को आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग, करंट प्राइसेस पर पूछा है, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए पूछा है में योगदान था। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर टू द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वॉच, और इन ऑप्शंस में 17.7, 25, इन ऑप्शंस पे आपको कवर करना था। और इन ऑप्शंस में अगर देखें तो इजीली आप फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है एक्चुअल आंसर है, और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ही ये दिया हुआ है डाटा, जो चेंजिंग डाटा है 17.7 एग्रीकल्चर सेक्टर, 27.6 इंडस्ट्री सेक्टर एंड 54.7 जो है वह सर्विस सेक्टर के डाटा से दिया हुआ है। और सर ने यही कहा था कि आज आते हैं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर ही डिस्कस कर लेते हैं, पर मुझे लग रहा था कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर एक अलग से क्लास ले आएंगे, कि अलग से क्लास कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। सर आपने भी और मैंने भी एक क्लास पहले भी करी है। हाँ, इसके ऊपर जब जस्ट बजट आया ही था, हाँ, हमने तब भी किया था। और 2-3 और कुछ क्वेश्चंस हो जाएं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के साथ साथ उनके साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सर के साथ। अगला टॉपिक जो दिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारा एक ही टॉपिक है। लोग एनबीएफसी सर जैसे ये जितना डायनेमिक था, हाँ, ये उतना स्टैटिक हो जाता है। और इससे पता नहीं क्यों ऐसी आदत है कि ये ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट काफी पूछते हैं इससे। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दूं तो कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, स्टैट्यूटरी कब बनी, नाबार्ड कब बना, सिडबी कब बना, आरआरबी कब बना। इन टॉपिक्स पे जनरली एस्टैब्लिशमेंट, यानी ये जो टॉपिक है इसमें एस्टैब्लिशमेंट का सवाल, एस्टैब्लिशमेंट कोई कमीशन हुआ, यानी जनरली सीधे सीधे आप फैक्चुअल डाटा कहें, फैक्चुअल डाटा सीधे सीधे फैक्ट्स पूछता है, और उस पर थोड़ा सा आप मॉनेटरी पॉलिसी पे चले जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी पर भी फैक्ट ही पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ तो अभी अदर स्टेट्स पे रहा है, पर कॉन्सेप्ट में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा है नहीं कि सीआरआर एसएलआर के बढ़ने और घटने से कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कोई अजूबा टाइप का उस पर पूछा नहीं गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उनको कॉन्सेप्ट्स को कर लें तो आसानी से कवर हो सकता है। अभी एमपी यहाँ तक पहुंचा तो नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर इतना पढ़ ही रहे फैक्ट तो थोड़ा सा यहाँ पर बैंकिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करें। तो ये टॉपिक ऐसा है सर, जैसे इस पे तो हो सकता है कि कुछ लोगों से ना बने, पर ये टॉपिक ऐसा है कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं इस पे अटेम्प्ट करेंगे। हाँ। और 90% अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो यानी फिर आप क्या हैं, रेस से थोड़ा आपने क्या कर दिया, अगर इसको छोड़ दिया तो वो जो फल नीचे लटक रहे थे आपने उन्हें छोड़ दिया और आप पूछे फलों को टारगेट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक जो है, खास करके आरबीआई बहुत ही छोटा सा पार्ट है, यानी आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट, हिस्ट्री एंड उसके वर्क्स, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। यानी लगभग 2 से 3 पेज आपको पढ़ने हैं, बस मन लगा के पढ़ना है। सर की क्लास या मेरी क्लास या फिर नोट्स उठा करके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। और जैसा पिछले बार लास्ट जो ट्रेंड पूछा था कि एसएलआर वो 2007 की बात की थी, लिमिट आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन जो किसी से नहीं बनने वाले उन पे नहीं, जो जनरल क्वेश्चन है, जैसे सर ने कहा नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई में जो इंदौर एसबीआई का विलय है वो कब हुआ। तो ऐसे जो बेसिक से क्वेश्चन है जो एमपी से कोरिलेट करते हुए हैं, भारतीय महिला बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, एनबीएफसी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, एनबीएफसी किस एक्ट से एस्टेब्लिश हुआ है, एनबीएफसी के वर्क्स क्या है, जो सीधे सीधे दिया हुआ है कि वह एनबीएफसी से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जनरल जो क्वेश्चन है, जैसे आपको पढ़ेंगे तो एनबीएफसी हिंदी मीडियम की बात करूं तो बहुत ही टफ, सारी बुकिस जो लैंग्वेज है बहुत ही टफ है। इंग्लिश में तो बहुत ही ईजी है,
इजली आप समझ सकते हैं। हिंदी में सर थोड़ा सा लैंग्वेज एनबीएफसी की कठिन लिखी हुई है, यानी ट्रांसलेटेड वर्जन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। एनबीएफसी के बारे में इतना सोचा भी नहीं था कि वहां पर एनबीएफसी आ जाएगा। अब एनबीएफसी से कन्वर्ट होने के लिए बैंक होने के लिए एक क्वेश्चन पूछ दिया, अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया सर। अच्छा, तो अब ऐसे बेसिक्स से क्वेश्चंस जो होने ही चाहिए, जो बनने ही चाहिए, एक टफ टॉपिक समझ के कि आप स्किप कर जाए, बैंकिंग पढ़ें और सेबी और नॉन एनबीएफसी छोड़ करके भाग जाएं, यानी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। यानी इतना पढ़ने के बाद छोटा सा टॉपिक, 2 टॉपिक छोड़ करके आप निकल जाते हैं तो आपने बड़ा ब्लंडर कर दिया है, मेरा ये मानना होगा। तो यानी जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो 2 टॉपिक तो ये बैंकिंग का, यानी 3 पेज एनबीएफसी ज्यादा से ज्यादा 2 पेज ही है 3। और सर इसमें भी इनफैक्ट पूरा एनबीएफसी का संसार नहीं पढ़ना है, जो सरकारी है, नाबार्ड, सिडबी या फिर जो सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उन्हें ही पढ़ना है। आपको मुथूट या मणप्पुरम के बारे में नहीं पढ़ना है। यार मणप्पुरम की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। जैसे अब बंधन बैंक के बारे में कि बंधन बैंक कब स्टार्ट हुआ, पहले एनबीएफसी था अब बैंक है, तो ऐसे नहीं पढ़ना कि सारे के बारे में वो पढ़ना लगे, हिस्ट्री पढ़ने लगे। डाउनलोड करेंगे तो बड़ी मोटी मोटी बुक आती हैं तो वो नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक्स पढ़ना है। 2 पेज वो भी सरकारी के इर्द गिर्द, वो भी सरकारी के इर्द गिर्द जो जितने में, यानी कुछ अगर आप पीवाईक्यू डालेंगे एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ पिछले तो आप उनको भी देखेंगे तो इसी के इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा नहीं, क्या इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के जो संस्थान है एनबीएफसी से इसी क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है। कॉमर्शियल बैंक में नॉर्मल कुछ के एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया, जैसे फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था, जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गया, एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब पहले किस नाम से एसबीआई जाना जाता था, कौन से कानून से काम करता है, बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ। नेशनलाइजेशन, हाँ नेशनलाइजेशन में एक डाउट था जो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में वो काउंटिंग नहीं 11 और 12 का दिक्कत। हाँ, तो वो तो हमने साथ में ऑलरेडी आएंगे, विजयम में आएंगे तो फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये जो करंट डाटा के साथ साथ, यानी बैंकिंग में कुछ ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग का ही सीधे सीधे बैंकिंग पूरा पढ़ने लगे, जनरल जो है एक सामान्य की तरह फैक्चुअल डाटा की तरह इसको कवर करे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें केवल कॉन्सेप्चुअल में आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी है जो कॉन्सेप्चुअल है, और उसमें भी एमपीसी के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसको भी कवर कर ले तो बेहतर होगा। अगला जो है यहां पर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ये एक अलग टॉपिक है और ये अलग है, सिलेबस में पता नहीं क्यों अलग नहीं किया, पर ये दोनों अलग हैं। ट्रेड पॉलिसीज जब बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक है, इस बार तो पता नहीं क्यों नहीं है, होना तो चाहिए था। दोनों मेंस में भी नहीं लिखा, पता नहीं टुकड़े में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये यानी ये है कि आप मेंस में एक टॉपिक दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी, और यही एफटीपी पॉलिसी लास्ट जो एफटीपी पॉलिसी थी उसके 3 से 4 पॉइंट अगर देख लें कि उसका क्या था, टारगेट क्या था, और जो करंट ट्रेड पॉलिसी है क्योंकि नई आई है, अभी न्यू आई है, अभी 5 साल आपके तो एग्जाम के टाइम पर परस्पेक्टस में सही है, तो आप करंट ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2023 जो है इसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ें, इसको छोड़ने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि ये सारा कवर करना है, इसके बारे में सर थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। तो 2023 में बहुत डिले के बाद, बहुत मिन्नतों के बाद सरकार ने फाइनली लॉन्च करी थी। वैसे तो 2020 में ही एक्सपायर हो गई थी पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लेकिन फिर 23 में आई है, और चूंकि बहुत लेटेस्ट है, लगभग 1 साल ही हुआ है, इस पर बिल्कुल सवाल बनने की उम्मीद है। आप इस पे इतना ध्यान रखिएगा कि क्या टारगेट सरकार ने एक्सपोर्ट के डाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, किन सेक्टर्स में, जैसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, किन सेक्टर्स में सरकार ने विशेष फोकस करा है इस पॉलिसी में। हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स, किन देशों के साथ भारत कुछ प्रोमिनेंट एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट कर चुका है या करने की प्रक्रिया में है, जैसे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके बहुत न्यूज़ में है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन के साथ हो चुके हैं, किन प्रमुख वस्तुओं से रिलेटेड वो एग्रीमेंट हैं, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन, इनके साथ क्या बातें चल रही हैं, ये आपको विदेशी ट्रेड के मामले में जानकारी होनी चाहिए। अब चूंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूछा है, एग्जैक्टली इससे तो रिलेट नहीं करता, लेकिन पिछली बार उन्होंने इससे रिलेटेड, पर एग्जैक्टली इससे रिलेटेड नहीं, इसके पेरीफेरी पे घूमता हुआ एक सवाल पूछ लिया था कि भारत का एक्सटर्नल डेट 2023 सितंबर क्वार्टर में कितना था। तो आप थोड़ा भारत का एक्सटर्नल डेट और विदेशी मुद्रा भंडार, इस पर भी नज़र रख लीजिएगा और उनके क्वार्टरली डेटा भी कर लीजिएगा। सर ये इसके बाद G20 एक्चुअली पिछला जो G20 समिट है वो इंडिया में हुआ था, और इस G20 समिट की जो बातें थी वो लास्टली आपने कवर तो की होगी।
अभी रिसेंटली एक जो G20 जो हुआ, G20 जो हुआ सम्मेलन, नया सम्मेलन हुआ है, अभी एक नया G20 हुआ है, और जो नया G20 सम्मेलन हुआ है उसकी जो मेन बातें हैं, मेन स्पेशलाइज्ड जो बातें हैं, उन मेन बातों को साथ साथ इसके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या नया हुआ है, क्या कुछ नए फैसले गए, इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यानी पिछले साल जो डाटा आपने पढ़े थे उनको आपको हटाना नहीं है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेस्ट में था तो इंडिया वाला तो पूछा ही जाएगा, साथ साथ नया वाला जो है एक बार साथ में उसको भी कवर करना है। तो बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, जो नया समिट हुआ है G20 का उसमें बहुत कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तो उसमें एज इट इज़ यानी थोड़ा सा एक पेज अपडेशन करना होगा, और एक पेज अपडेशन यानी कैसे करें, ये जब जैसे ही सर आएंगे, एक G20 का एक नया जो हुआ है, नई उपलब्धियां हुई हैं नए समिट के बारे में, थोड़ा सा एक क्लास के साथ हम उसको कवर कर लेंगे। अगला जो टॉपिक दिया है सार्क, इस पे कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, जो लास्ट ईयर था उसमें ही डाटा एज इट इज है, कुछ समिट हो ही नहीं रहे हैं, समिट होने की बात ही नहीं है, बस यूनिस भाई कह रहे हैं बांग्लादेश से कि इसका समिट चालू करना चाहिए, होनी चाहिए, बातें करनी चाहिए, और वो सुनने की बातें वहाँ पे हो ही नहीं रही, उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता है, सार्क वार के बारे में, बिम्स्टेक की बल्कि बात कर रहे हैं, आसियान के बारे में डाटा एज इट इज़, थोड़े से इसके समिट्स, नए समिट्स जो हैं वो बस पढ़ के यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साफ्टा और यहाँ इनके बारे में बात करके और ये कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का सिलेबस है ही नहीं, मुझे लगता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 5 से 6 क्वेश्चन आए, राइट सर, और उनको पढ़ने में 3 महीने लगे और मेरा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मुझे लगता है 10 दिन लगे और 3 ही क्वेश्चन है, तो भी उनसे ये ठीक है कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। एफर्ट और रिटर्न बहुत ज्यादा है, कम एफर्ट में ज्यादा रिटर्न है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट यानी छोटा सा इन्वेस्टमेंट, ये मानिए कि SIP आपने कर लिया है, और रिटर्न थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके लिए हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ये करंट से कोरिलेटेड है, और करंट ट्रेंड किस कंपनी का कहाँ शेयर नीचे चला जाए उसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ, आपको थोड़ा सा अपनी किस्मत पे भी ध्यान देना होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा कुछ, ये सारे टॉपिक्स रेफरेंसेस कहाँ से करें, बुक्स और कैसे, PYQ या करंट ट्रेंड या क्या करें, तो पहले बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर आपके साथ बताएंगे कि क्या क्या बुक्स करनी है, किन किन बुक से करें, कहाँ भटकाव की ज़रूरत नहीं है, किन चीज़ों को करना है, किन को नहीं करना है, जितना मैं कह रहा हूँ कि SIP जैसा है, कितना आपको डिपॉजिट करना है और कितना कैशबैक मिलना है, क्या हमें रिटर्न मिलना है, इसके बारे में थोड़ा सा भटकाव की जरूरत नहीं है, वो सर के साथ आप डिस्कस करें। ठीक है, देखिए मैं बुक्स तो आपको बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन फिर बात है कि हमें इकोनॉमिस्ट तो बनना नहीं है, हमें तो MPPSC के प्रीलिम्स के संदर्भ में बात करनी है। तो प्रीलिम्स के संदर्भ में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बहुत मोटी सी बुक उठाकर पढ़ लें। अगर आपको ज्ञान की बात समाहित करनी है कि आपको इकोनॉमिस्ट बनने की राह पर चलना है तो फिर अलग बात है, उसके लिए हम और कभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस, ये 2 डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको वर्ड टू वर्ड नहीं देखना है, जो हमारे सिलेबस से ओवरलैप कर रहा है, जैसे एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, ये मुद्दे आपको देखने हैं। तीसरी चीज़, आप कक्षा 11वीं की NCERT देख सकते हैं, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कक्षा 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं करना है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा जो भी आप करंट अफेयर्स के लिए रेफरेंस ले रहे हैं, जैसे उत्कर्ष के नोट्स, आप करंट अफेयर्स से अपना इकोनॉमी ज़रूर ऐड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे तो फिर समस्या ये हो जाती है कि सवाल 2 से 3 है और आप एफर्ट्स कहीं ज़्यादा देंगे, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैम्पर नहीं होने चाहिए एक्सेसिव इकोनॉमिक्स करते हुए। तो एक अच्छा बैलेंस बनाए रखिए कि 2 से 3 सवालों के लिए आपके एफर्ट्स आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के अनुपात में होने चाहिए। सर ने ये सारी बातें तो की, मैं कहूँगा सर ने यूनिट 6 की लास्ट ईयर जो बुक की थी, मुझे लगता है कि सफिशिएंट थी, ठीक ठाक अच्छी बुक बनाई थी उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से सर की, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में थी, और नई अपडेट, इवन न्यू अपडेट जैसे ही बुक आ जाए, डाटा सर्वे के साथ सर ने सारे अपडेट तो कर दिए हैं, जैसे ही मार्केट में न्यू बुक आ जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन लगने नहीं हैं, आप 10 से 12-15 दिन 3-3 पेज पढ़ेंगे तो इवन अप्रॉक्स 45 पेजेस
सर की बुक्स है, हमारी जो नोट्स हैं वो इतनी ही पेज है, तो आप आसानी से 3-3 पेज करके कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास बेहतर सुविधा ऐसी हो जाए कि क्लास नोट्स न्यू बैचेस के आपको अवेलेबल हो जाएं उत्कर्ष के, तो सबसे अच्छा ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम, फ्लोचार्ट, प्रेजेंटेशन और सर के यानी जो भी सर ने एग्जांपल्स जो सेट किए हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अगर ये मिल जाए आपको तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सारे डाटा अपडेटेड न्यू अप डाटा, जैसे बात करें B8 से लेकर के और B10 बैच तक की, न्यू इकोनॉमिक सर्वे के साथ आ गया है। न्यू इकोनॉमिक सर्वे और करंट डाटा के साथ सर ने अपडेट करके रखा है, मेरी भी क्लासेस में अपडेट है। तो आप यहाँ से अगर उठा लें तो आपको यानी इन्वेस्टमेंट कम, लेस इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नहीं, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यूनिट 6 की बुक ले लें, सीधे सीधे डाटा अपडेटेड के साथ, आपको कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। जितने सर ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जाना है, बजट जाना है या एग्रीकल्चर के डाटा उठाने, कहीं भी कुछ नहीं जाना है, एक ही बार में सर ने पहले से ही कवर करके रखा है, कहीं कुछ भी इधर भटकाव की जरूरत नहीं, और सब एक ही जगह है। यानी यूनिट 6 की उत्कर्ष की बुक और सर के बच्चों की अगर क्लास नोट्स अगर मिल जाए इसलिए अवेलेबल, अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ से दूर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। यानी स्मार्ट स्टडीज़ कहा जाए। वैसे ढूंढने के लिए बैठेंगे तो कुछ ना कुछ डाटा आपको लोग मिलेंगे, बताएंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, यहाँ से अपडेट कर लो, वहाँ से अपडेट करो, कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ एक ही जगह, एक ही बार में शॉर्ट एंड स्वीट सारी तरीके से कंप्लीट होता हुआ। और ये सारी चीज़ें होने के साथ देखिए, करंट इकोनॉमी जो है वो करंट से कोरिलेटेड है। इकोनॉमी जो है पूरा सर ने कहा कि करंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है तो वो करंट अफेयर्स में होते हुए भी कह देंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहा, इसलिए इकोनॉमिक्स को कवर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस एक तो इतना छोटा सा दिया हुआ है, एक 3 लाइनों में दिया हुआ है। इकोनॉमी है बहुत बड़ा पोर्शन, मुझे लगता है कि यानी पूरे टॉपिक जो 11th में जो टॉपिक है 11th की क्लास में, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो करंट अफेयर्स के नाम से आ जाते हैं। मुझे लगता है इकोनॉमी के महत्व को और बढ़ाते हुए और सिलेबस को थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहिए, नहीं डिस्कस करना चाहिए कि किन किन चीज़ों के साथ आप डिस्कस करेंगे। हर एक बार की जैसे रिसेंट ट्रेंड जो अदर स्टेट्स, हर एक स्टेट्स के PYQ के डिस्कस करने का मतलब है कि PYQ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाटा बहुत पुराने हो गए, कुछ इंस्टीट्यूट अपने रिलेवेंस के नहीं है, कुछ सिलेबस से रिलेवेंस के नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इर्द गिर्द, जैसे ब्रिक्स की बात करें, रिलेटेड है इंस्टीट्यूशंस में ही, और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जो भी अभी रिलेटेड रहा, तो आसपास जितने भी ऐसे आसपास के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के बारे में थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं, सारे टॉपिक्स से, जो सारे टॉपिक्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ एक 1-to-1 डिस्कस करते हुए आगे हम कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। तो स्ट्रेटजी में यहाँ बुक्स की बात की गई कि बुक्स करनी, करंट अफेयर्स में कुछ PIB वगैरह आप लाइक कर ले, तो साथ साथ में इंस्टा, फेसबुक नॉर्मली है, आज 90% लोग यही करते हैं, चलाते रहते हैं, तो अपने रील्स में कुछ पढ़ाई वाली चीज़ें जो PIB को लाइक कर लें, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपके हमेशा दिखती रहे, यानी जितने भी सोशल साइट्स हैं उन सोशल साइट्स पे इन चीज़ों को लाइक कर लें। जनसंपर्क मध्य प्रदेश है, PIB है, या ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो हमेशा आपको अपडेट करती रहें, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहें, तो उन्हें अगर आप अपडेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ रिसेंट ट्रेंड के साथ। पहले तो ये इकोनॉमिक सर्वे के ये डाटा को आप देख लेना, इसे ज़रूरत है, ये यानी बेसिक्स है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से तो कवर ही कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा था कि आप एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंडिया का डाटा करिएगा, ये 700 को क्रॉस कर गया है, अभी रिसेंटली है कि 700 को क्रॉस कर गया है, और यहाँ ये 2020 से लेकर के अब तक में दिया ही हुआ है। यानी रिसेंट ट्रेंड अगर पढ़ेंगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि इंडिया आगे इसमें ग्रो ही कर रहा है। फॉरेन ट्रेड के भी डाटा दिए हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, GDP की ग्रोथ रेट दी हुई है और लास्ट 2021 से अभी तक की दी हुई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का डाटा दिया हुआ जो इस बार बहुत ही अच्छा रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट का डाटा यानी 12.2 के बाद अभी 9.5 का रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के डाटा, सर्विस के कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे के डाटा दिए हुए हैं। तो यानी 70% डाटा की मैं बात करूँगा कि यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये साइट दी हुई है PIB इंडिया, जो भी सोशल साइट आप यूज करते होंगे सब में ये दिया हुआ है। तो आप हिंदी इंग्लिश कहीं से भी, फेसबुक, इंस्टा, इन सारे पेजेस में एक बार ये कवर कर लें तो मुझे लगेगा कि एस्पिरेंट्स लुक लाइक यानी सिविल सर्विसेज आप दिखाई देंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अब कुछ रिसेंट ट्रेंड के बारे में सर ने कहा कि रिसेंट ट्रेंड जैसा करंट के साथ इकोनॉमी को करना चाहिए। जो कुछ स्टेट्स, जो केवल MP बस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो रिसेंट स्टेट BPSC, साथ में UP PCS,
ये सारे जो स्टेट्स हैं, यूपी, झारखंड, यूके, इनके रिसेंट जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इवन आरजे राजस्थान पीएससी के, इनके कुछ क्वेश्चंस जो इस रिसेंट ट्रेंड से रिलेटेड रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते। जैसे पहले क्वेश्चन के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच इंडिसेस विटनेसेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2023। सर, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर, बिल्कुल सर, ये वहां से ही है। और मेंस में अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईपी से अभी पूछा गया था, और इसका हमने प्रूफ भी दिया था कि बुक्स में ही दिए। और जितने भी एमपीपीएससी की बुक्स में हमने जितने भी डाटा दिए थे सर, सारे यानी रिसेंटली स्टेट्स में जो थे वो कवर करते हुए यहाँ पर दिया गया। यहाँ पूछा गया है कि किस पे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में अभी रिसेंटली देखा गया सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट, अभी ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इसी पे रही है। यानी आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चंस मेंस में रहे हैं उनसे रिलेटेड हो सकता है कि पेपर सेटर वही रहे, तो हो सकता है कि उसका दिमाग वही रहे, हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे। और ट्रेंड भी रहा है, करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। और गवर्नमेंट का डाटा है, इसलिए गवर्नमेंट वैसे भी डिस्प्यूट्स पे आजकल पेपर डिस्प्यूट वाले नहीं होना चाहते। बिल्कुल, कोई उसमें कोर्ट केस लग जाता है। कोर्ट केस लगने जैसा वो कुछ भी नहीं करना चाहते, इसलिए डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो उनके पास सोर्स अवेलेबल है, पुराने बुक्स के डाटा नहीं, करंट बुक्स के डाटा से, जिसपे आप क्लेम भी ना कर पाए कि डाटा कुछ चेंज है। और डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे तो ऑथेंटिक डाटा है, और इसमें ही सीधे सीधे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और आपका पहला ही टॉपिक था रिसेंट ट्रेंड, यही दिया हुआ था रिसेंट ट्रेंड, और रिसेंट ट्रेंड में यही क्वेश्चन आ गया आईआईपी का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से था। दूसरा पूछा है क्रिसिल रेटिंग है, ये करंट है, हो सकता है कि ये बॉन्ड बाजार है, तो हो सकता है कि कैपिटल मार्केट होता तो वहां से हो जाता, पर सेबी बस लिखा है वहां पर मुझे लगता है कि ये करंट में भारत में कॉर्पोरेट मार्केट में ये पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच बाय फिस्कल ईयर 2030, यानी 2030 की बात की कि 2030 तक कितना बढ़ेगा। तो जिसमें से ये क्रिसिल ने ये अनुमान लगाया था कि 100 से 120 लाख करोड़ रुपए का इंडिया का जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बढ़ने की बात है। अच्छा क्वेश्चन था ऐसा, जैसा कि अभी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सारी चीजें आगे चली रही है, तो ये क्वेश्चन तो रिसेंटली ऐसे सर जो, और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप ऐसे पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आप सिर्फ जो उसका जवाब है वहां तक ही सीमित ना रहे, आप उस पीवाईक्यू को भी थोड़ा एक्सप्लोर करिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्रिसिल की रेटिंग, तो ये क्रिसिल क्या है, अगर आप इसको भी सर्च करेंगे तो आपको एक नया डायमेंशन मिलेगा कि भाई क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। तो भारत में इसके अलावा और कौन सी रेटिंग एजेंसी है? केयर, इकरा, ब्रिकवर्क्स, दुनिया की कौन सी है? पूछा भी गया है, S&P, फिच। तो एक सवाल से आप 4 सवाल कर सकते हैं। अगर आप सवाल को बस ये ना देखें कि इसका जवाब क्या है, मैंने जवाब देख लिया, बात खत्म, उसको ओपन करिए और एक सवाल से 4 सवाल पे जाइए। जैसे मैंने यही लिखा हुआ है कि जो अदर्स रिपोर्ट्स आती हैं ऐसी जितनी भी, उन सारी रिपोर्ट्स के बारे में कौन किसके द्वारा इशू की जाती है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है इशू, किसके द्वारा इशू की जाती है, और इन रिपोर्ट्स के बारे में आप एक शॉर्ट सा डाटा हो सकता है मैच द टेबल करके ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में दे दे। तो मुझे लगता है कि करंट के साथ साथ, यानी जब करंट अफेयर्स पढ़ें तो उनके बारे में आप एक बॉक्स में साइड में कवर कर लें कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया, कौन इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित कर रहा है। अगला तो बहुत ही, यानी जो रिसेंट ट्रेंड, मुझे लगता है शुरुआत के 2 क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए हैं वो यही पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे और वो पहला जो लिखा है रिसेंट ट्रेंड, उस रिसेंट ट्रेंड से ही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आपको करना है क्या, करंट के डाटा कवर करने और ऑफिशियल डाटा कवर करने, अनऑफिशियल नहीं, कोई ऐसी बुक्स नहीं। आपको करना है, कोशिश करना है कि ऐसे ना हो कि आप वहाँ पर डिस्प्यूट पे रहें कि पिछले वाले में तो लिखा था कि 2023-24 आया ही नहीं, 2021-22 का दिया था, तो 21-22 का हम पढ़ रहे हैं, तो 21-22 का नहीं। इकोनॉमी के साथ है, आपको अपडेट रहना है, और अपडेट बुक के साथ आपको फिर से पैसे लगेंगे तो लगाइएगा, या फिर आप सोशल साइट्स का यूज करिए, तभी आप अपडेट हो सकते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। जो ग्रोथ रेट के डाटा आपने यहाँ पर पहले ही, ग्रोथ रेट का डाटा तो आपने यहाँ कर लिया 24/5 में 6 पॉइंट से 7 पॉइंट। अब इसके साथ साथ ये पूछा है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो कंट्रीब्यूशन में पहले ही डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं 17.7, 27.6 एंड 54.7। और ये पूछा गया है आपसे किस पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, ना कि जीडीपी पे पूछा गया है। तो दोनों को डाटा को एक बार ठीक से देखना है। जीवीए एंड जीडीपी के डाटा में
थोड़ा सा अलग अलग डाटा रहेंगे, तो उनको आपको कवर करते हुए चलना है। करंट डाटा है, अब 3 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन तो दिए ही थे, G20 दिया हुआ था, सार्क दिया हुआ था और आसियान, और एक इम्पोर्टेंट ग्रुप जिसमें भारत का इम्पोर्टेंस है, करंट से रिलेटेड है, और ब्रिक्स का पूछा गया कि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है। तो अभी बात की जाए कि ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस की बात की जाए कि कजान शहर में अभी सम्मेलन की बात की गई थी, अक्टूबर की बात की गई है। तो जब रूस में ये सम्मेलन की अध्यक्षता की बात की जाए तो रूस ने इसकी अध्यक्षता संभालने का कार्य किया है। तो रूस के कजान शहर में तो जो करंट आपके समिट होते हैं, जैसे अभी समिट हुआ G20 का समिट, ये पूछा गया सर, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि अभी अभी समिट हुआ कहाँ पे, कजान में, और अक्टूबर में हुआ समिट, और अगर इस पे कोरिलेट करें सर G20 से, हाँ फिर पूछ लेंगे वो अभी समिट हुआ है, जस्ट अभी रिसेंटली समिट हुआ है, तो यानी ये आप कोरिलेट, सर कह रहे थे कि केवल जिस चीज को पूछा जा रहा है उस पर आप फोकस ना करें, साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो चीजें पूछी जा रही हैं, तो इर्द गिर्द क्या पूछी जा रही हैं कि किसके पास थी, अगली किसके पास से होगी। ट्रोइका, एक वर्ड सुना होगा ट्रोइका, उसमें ट्रोइका में 3 देश, और ट्रोइका में 3 देश के साथ इस G20 को आपको यहाँ पर कवर करना ही होगा कि पिछला तो इंडिया में हुआ, अगला कहाँ हुआ और इसके बाद अगला कहाँ पे होगा। यानी यही आप ट्रेंड समझ गए हैं कि ट्रेंड क्या होगा, उस समिट से पूछ रहा है या चेयरमैनशिप से पूछ रहा है कि किसके पास चेयरमैनशिप है। अब ब्रिक्स की बात पूछते तो ब्रिक्स इसलिए करंट ट्रेंड में रहा है क्योंकि इसमें मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, सदस्य संख्या, नए सदस्य इसमें संख्या बढ़ रहे हैं, और इसीलिए मेरा ये एनालिसिस है कि G20 में जो न्यू अचीवमेंट्स हैं इस बार की, जो नया कुछ हुआ है, उन न्यू अचीवमेंट्स के बारे में आपको अलग से कवर करना होगा। इंडिया तक जो था वो तो था ही, नए अचीवमेंट्स जो अभी हो रहे हैं उन अचीवमेंट्स के बारे में, इसमें क्या इस वाले समिट में नया रिसेंट ट्रेंड हुआ है उसके बारे में आपको एक एनालिसिस एक पेज में करना ही होगा। और सर ब्रिक्स इसलिए भी न्यूज़ में आ गया है कारण से कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा है कि ये ब्रिक्स के देश डी-डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं और मैं इन्हें करने नहीं दूंगा। ये देखिए आपका, मैं कहूँ एक ये टॉपिक है सर, एमपी इकोनॉमी, राइट सर, इकोनॉमी से ही टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट सर, होना चाहिए, प्री में भी होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और यही जो जनसांख्यिकी करके डाटा दिया है एमपी का सर, हर बार मेंस में लगभग हर एक ईयर को छोड़ करके ये डाटा पूछा ही जाता है। और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की, श्रम बल भागीदार दर, उसमें भी महिला का पूछा गया है, और कब पूछा गया है, 2017-18 से 2022-23 तक। और ये लगातार ये यानी ऐसे क्वेश्चंस एमपी भी पूछता है, हर बार पूछता है। और एमपी में जहाँ पर जनसंख्या दिया हुआ है, मुझे लगता है एमपी में जनसंख्या से 2 क्वेश्चन लगभग हर बार आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो अब वो जनरल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि अलीराजपुर, झाबुआ कहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं, वो अब पार्टिसिपेशन रेट से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसको भी उन्होंने जनसंख्या से ही जोड़ के रखा है, ये डाटा को भी उन्होंने जनसंख्या से जोड़ के रखा है। तो ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, पहले तो ये है ही क्या, इसी में बच्चों को डाउट रहता है, तो ये है क्या, इसके बारे में कैसे जाने, क्या पता होगा। तो इसके बारे में अगर वैसे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो आंसर डायरेक्ट ये होगा, पर ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, तो जनसंख्या पढ़ें तो मुझे लगता है एमपी में जनसंख्या पढ़ने के लिए, और जो क्वेश्चन भी पूछे गए, मैंने हर बार का ट्रेंड देखा है मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, कि वो एमपी की एक पीडीएफ हर बार डाटा देता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के डाटा दिए हैं पीडीएफ के, और उस सीधे सीधे आप जनसंख्या डालेंगे या सेंसस डालेंगे, सेंसस एमपी, तो एक पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें ये सारे डाटा अवेलेबल रहते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल होंगे, सेंसस करके डालेंगे, और उन्हीं से ये महिला श्रम बल भागीदारी दर को आपको कवर करना है। ठीक सर, इसमें बस एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, चूँकि हम PYQ ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो PYQ में पुरानी बात हो और नई इकोनॉमी में कुछ अपडेट हो गई हो। तो अब आप देखेंगे तो जो आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के आंकड़े मिलेंगे वो NSSO पब्लिश नहीं करता है, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं। अब जो संस्था है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि NSSO कहाँ से आ गया। ये PYQ होने के कारण हमारे पास ऐसा नाम यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन इंडिया? कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास में का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो अगर आप देखेंगे तो डिमांड फॉर मोर लेबर इन सिटीज, ये भी कारण हमें दिखता है। अनबैलेंस डेवलपमेंट बिटवीन विलेज एंड सिटीज, शहरों में ज़्यादा विकास है। लो एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, सभी सही दिख रहे हैं। तो ये एकदम लो हैंगिंग फ्रूट था, नीचे लटकता हुआ आम था, इसे तो आपको तोड़ ही लेना था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइग्रेशन बस समझना था कि माइग्रेशन क्या है। हिंदी में अगर प्रवास, इसके बहुत सारे प्रोविजन वगैरह बहुत सारे शब्द होते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में आना, इंग्लिश में आसान हो जाता है। इंग्लिश में बहुत ही आसान हो जाता है। इंग्लिश में मुझे लगता है कि आसान करना था। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो प्रोविजन, एक्चुअली में माइग्रेशन बहुत तेजी से ये कोविड के टाइम पीरियड में हुआ और उसके बाद रिवर्स माइग्रेशन, इसलिए ये करंट के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन फिर से करंट ट्रेंड, और आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है रिजर्व बैंक, और उसने कहा है कि हम आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और आरबीआई लिखा है यानी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, और वो एक टॉपिक दे दिया है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का क्या अनुमान रखा गया है? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के क्या अनुमान रखे गए, इनमें से डाटा पूछा गया। इन्फ्लेशन, लगातार इन्फ्लेशन का डाटा गवर्नमेंट प्रकाशित करती रहती है कि हम कितना रखेंगे, क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा। सर इस पर डिस्कस कर दें थोड़ा सा। जी, अब आप सिर्फ यहाँ तक सीमित मत रहिएगा, मैंने जैसा पहले बोला आप इसको ओपन करिएगा। क्या ये 4.5 का आंकड़ा देने का कुछ लॉजिक है? तो हाँ, लॉजिक है। आरबीआई की जो एमपीसी है उसे सरकार ने टारगेट दिया है कि उसे 4 ± 2 की रेंज में ही भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली इन्फ्लेशन को रखना है। तो आप देखेंगे अगर 4 ± 2 है, उसी लिहाज से इन्होंने 4.5 का टारगेट रखा है। एक बीते वर्ष में आरबीआई इस टारगेट को अचीव करने में असफल रहा है, और ऐसी स्थिति में उसे लिखित तौर पर सरकार को एक्सप्लेन करना होता है कि किन कारणों से वो इन टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। फाइन सर, इस पे एक बात और, 2 कोर एंड हेडलाइन, राइट सर। और ये सीपीआई इंडेक्स से मेजर किया जाता है। कोर और हेडलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी कभी कोर से पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी हेडलाइन से पूछ लेता है। तो जस्तर ने जैसा कहा, केवल यहीं तक नहीं फंसाना है कि आरबीआई और इन्फ्लेशन तक, इन दोनों में डिफरेंस को भी आपको क्या करना है, कवर करना है। यानी ऐसी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, जैसे मैं कहूँ कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, इसमें एनर्जी एंड फूड रिलेटेड सीपीआई इंडेक्स को जोड़ा जाता है, इसमें इनको नहीं शामिल किया जाता है। तो क्या है, ऐसी चीज़ें क्या हैं कि इनको शामिल करना है, कि इनको नहीं शामिल करना है। तो इसमें पूछ सकता है कि आरबीआई किसमें इसमें शामिल करता है, लेबर ब्यूरो जो है किसको शामिल करता है, किसको नहीं शामिल करता है। इसको साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करने पड़ेगा। जैसा कि अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँगा आपसे, कि मैंने कहा था कि G20 समिट की जैसी बात की थी कि G20 समिट यहाँ होगा, यहाँ हुआ, ट्रोइका में ये सदस्य शामिल होगा। ऐसे ही ये जो मेंस में आपके टॉपिक दिया हुआ है, WTO मेंस में दिया हुआ है आपके, और मेंस में जो WTO दिया है उस पर ये लगभग यानी ट्रेंड जो है वो क्वेश्चन पूछा है ऑर्गेनाइजेशन से कि फरवरी 2024 यानी करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, विश्व व्यापार संगठन WTO जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यानी करंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि WTO का 13th जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। और अभी यानी फरवरी 2024 यानी रिसेंट ईयर की ही बात की जा रही है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी यानी चलेगा, यानी लगभग यानी आपके एग्जाम तक तो इसी के डाटा चलेंगे, एग्जाम तक तो यही चलेगी। फिर अगला साल आपके लिए होगा, जब आपके लिए तो अगला एग्जाम तब है जब अगला साल होगा, तो नए डाटा तो बाद में आएंगे। तो बात की जाए कि पूछा गया अर्जेंटीना, अबू धाबी, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड। जनरली मैं तो कहूँगी सीधा सीधा आंसर की बात करें कि यूएई में 26 से 29 फेब की बात की जाए तो इसी के बीच में अबू धाबी में, यूएई में आयोजित किया गया। पर आपको यही तीनों जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ साथ कुछ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो मेंस में भी दिए हुए हैं, मेंस में जो दिए हैं उनके भी आपको मेन आपको ध्यान में रखने हैं। और जबकि ये मेंस में ही दिया है, WTO आपका मेंस में दिया है, तो इसको तो कम से कम कवर करना आपका दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को भी आप कवर करें। चलें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक CGTMSE एक ऐसा एब्रीवेशन करके आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, और फुल फॉर्म की बात करें तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो रिसेंटली कुछ चीज़ें होती जाती हैं, रिसेंटली कुछ चीज़ें होती जाएँ
और रिसेंटली कुछ चीज़ें होती जाएँ जो नए नए एब्रीवेशंस में आए, तो उन एब्रीवेशंस को आपको भी कवर करने की कोशिश करने की, ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ कवर होती जाए, कवर करती जाए। तो इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मैक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसमें से जो आपका आंसर था, इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात की गई। एमएसएई से ऑलरेडी ये दिख ही रहा था कि वही। बिल्कुल सर, जनरली क्रेडिट गारंटी तो सबसे छोटे से छोटे उद्योगों को ही आवश्यकता पड़ती है, तो फिर वो माइक्रो एंड स्मॉल अगर आप थोड़ा सूझबूझ से भी सोचेंगे तो भी आप कर देंगे हर चीज को एकदम। कोलेटरल फ्री लोन अवेलेबल करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की इसकी सीजी टीएमएससी की एस्टेब्लिशमेंट की गई, स्मॉल एंड फाइनेंस, स्मॉल एंड माइक्रो ऐसा ही मुद्रा, हाँ मुद्रा बिल्कुल, ताकि मुद्रा में लोगों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल सके। मुद्रा में लोन लेने वाले ही बहुत छोटे व्यापारी और एंटरप्राइजेस होते हैं। और एक और बात हुई है सर, मुद्रा में जो लिमिट 10 लाख हुआ करती थी उसको 20 लाख बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो ऐसे करंट उससे आप अपडेटेड रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो वैसे आप ही लोगों से रिलेटेड है, आप जिसके माध्यम से हमें देख रहे हैं उसमें इंडिया तो ग्रो कर ही गया है, 2-2 सिम 3-3 सिम सबके डाटा ही इतने, इंडिया बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात हो गई है। व्हाट इज़ द इंडियन पोजीशन इन द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इन 2023? तो बात करें कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, बहुत बड़ा निर्माता के रूप में इंडिया में। एक्चुअली आप आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल देख ही रहे होंगे, जल्दी जल्दी ही एक तो ईएमआई इतनी जल्दी अवेलेबल हो जाती है कि सारे लोग आजकल बच्चे क्या है वन प्लस और आईफोन लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हुई, और डिमांड पे जो ये कहा जाए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और जो स्वदेशीकरण की बात की गई थी, इसका इफेक्ट आया है। बहुत सारी जो फॉरेन कंपनियां थी वो इंडिया में आकर के स्टेब्लिश हो गई हैं और इंडिया से मैन्युफैक्चर यहाँ से कर रही हैं। कंपनियां नहीं है यहाँ की, वो मेड इन इंडिया हो गई, विदेशी कंपनियों पर भारत में एस्टेब्लिशमेंट हो गई, यानी प्रोडक्शन यहीं से हो रहा है। और इसमें सेकंड रैंक इंडिया की जो जी। और इसमें एक और बात, अगर आप आपके आसपास भी देखेंगे, पहले हम मोबाइल को पलट कर देखते थे तो आप देखते होंगे मेड इन चाइना, इन वियतनाम, लेकिन अब 90% मोबाइल आप आपके पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के घुमा के देखिएगा, उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया। हाँ, अभी एक और कदम बाकी है, मेड इन इंडिया तो लिखा रहता है पर डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया भी लिखा रहता है, जैसे आईफोन वगैरह पर। तो अब अगला कदम शायद यही होगा कि उसकी डिजाइनिंग भी, उसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी, उस पर रिसर्च भी भारत में हो। तो मेक इन इंडिया का एक लॉजिकल शायद अगला कंक्लूजन यही होना चाहिए कि हम R&D और डिजाइनिंग पर भी फोकस करें। कुछ टाटा जैसी कंपनियां भी सर क्या है, इन फॉरेन कंपनियों को परचेजिंग करने के लिए अडानी और टाटा जैसे लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद वो इंडियन कंपनी हो जाएगी या इंडियन नाम ही हो जाएंगे। हो सकता है स्वदेशीकरण का अगला जो चरण है, जो लोगों को है, वो वहां तक पहुंचा दिया जाए कि सब ओवरलैप किससे कर दिया जाए, बिल्कुल पूरी चेन जुड़ जाए, सप्लाई चेन में भारत मौजूद हो जाए। जैसे लावा जैसी कंपनियां हैं, लावा, माइक्रोमैक्स, फिर से उन्होंने रिवाइव कर रही हैं, और रिवाइव करते हो सकता है कि कुछ अच्छी डिजाइन, कुछ अच्छे कुछ इनोवेशंस कर दें जो नया है, कुछ स्नैपड्रैगन वगैरह ऐसा कुछ नया डाल दें। कि 10,000 mAh बैटरी 5 days, यानी बिल्कुल भी आपकी एक भी रील छूटने ना पाए, सब कुछ वो दिखा देगा, ऐसा कुछ करके। तो इस पे सेकंड रैंक, इस पे बात की गई, सेकंड रैंक प्रोडक्शन में है। ये देखिए सर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का की बात की जाए, यूनिवर्सल बैंक, जैसे स्टार्टिंग से कोई NBFC के रूप में परमिशन मिली, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परमिशन मिली, जैसे बंधन बैंक की बात करता, तो धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप उनको पहले वाइट लेवल ATM से चालू किया, और व्हाइट लेवल से ATM से चालू करते हुए और बैंकिंग तक के फेज में। और इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक, फिर से वही RBI से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू ए यूनिवर्सल बैंक? यानी किसमें यूनिवर्सल बैंक की बात की गई, सर्वग्राही बैंक के रूप में। मिनिमम नेटवर्थ RS 1500 करोड़, मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़, मिनिमम नेटवर्थ 2000 करोड़ एंड मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 यानी 1000 करोड़ रुपए की बात की गई। तो सीधा सीधा इस पे आंसर है कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसको यूनिवर्सल बैंक में अगर चेंज करना है तो ऑन टैप लाइसेंसिंग के दिशा निर्देश जो दिए हैं उसमें SFB के जो यूनिवर्सल बैंक या सार्वभौमिक बैंक जिसे कहा जाए, तो इसमें बनने के लिए एक 1000 करोड़ इसमें RBI का जो बैंकिंग
एक्ट है 1949 की बात कीजिए, 1949 का बैंकिंग एक्ट है, उसमें सेक्शन 22(1) के अंतर्गत ये कहा गया है कि 1000 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, यानी नेटवर्थ जो है 1000 करोड़ अगर हो जाती है तो उसे कन्वर्ट कर देंगे यूनिवर्सल बैंक के रूप और में। ये सर न्यूज़ में भी था, इसलिए सवाल है क्या हुआ है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अग्रणी श्रेणी में खड़ा हुआ है। वो अभी फिलहाल तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को और जो पहले लोकल एरिया बैंक हुआ करते थे और जो भारत के कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सबको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो इसलिए ये बहुत न्यूज़ में है। बहुत न्यूज में, तो ऐसे बहुत सारे लोग अप्लाई कर भी रहे हैं और उसी की प्रोसेस चल रही है। और जब न्यूज की बात की जाए तो यानी न्यूज को आपको करंट को कवर करके चलना है और डिनाई आप नहीं कर सकते तो करंट था भाई, क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछ लिया, और नहीं पूछना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आपको करंट को ट्रेंड को कवर ही करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए मेंस का टॉपिक है विकसित भारत, और इसको कैसे जोड़ दिया सर, यूनियन बजट से 2024-25 से। और उसमें बजट प्रेफरेंसेस की बात की गई कि बजट प्रायोरिटीज़ की बात की जाए, बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल यहाँ पे लिखा हुआ है सर, नहीं है। यानी आपको दोनों को कवर करना था कि किसमें से किसको शामिल नहीं किया गया है। तो पूछा गया है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, प्रोडक्टिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें बात की जाए कि अगर विकसित भारत की दिशा में बजट जो प्राथमिकताएं हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में की गई, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की बात की गई, समावेशी और संसाधन विकास, साथ साथ में विनिर्माण सेवाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की बात की गई, अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई, और साथ में नेक्स्ट जनरेशन में रिफॉर्म की बात की गई। कहीं पर यहाँ पर जो प्राथमिकताओं की बात की गई इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, यानी विकसित भारत 2047 की जो बात की कोई बात नहीं है। इसमें सतत विकास के बारे में, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, नॉट। तो इसमें से सतत विकास इसमें से ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो पुराना, रॉयल कमीशन भारतीय मुद्रा पर अध्ययन करने के लिए, यानी इसी के रिकमेंडेशन पर बात की जाए कि ये रॉयल कमीशन जो था इसी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और साहब ने पहले ही कहा था कि वो जो पूछता है वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बार बार एस्टेब्लिशमेंट। और यही अध्यक्ष कौन था, और जेम्स विल्सन, जेएम कीन्स, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, इन्हीं के बारे में जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें से चैम्बरलेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। रॉयल कमीशन, शाही आयोग, हिल्टन यंग कमीशन जिसको कहते हैं, उसका अध्यक्ष किससे बनाया गया, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन को बनाया गया। यानी बार बार वो आरबीआई के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन लगातार कवर कर रहा है। अब आरबीआई से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर ही रहा तो हम भी कुछ नया इनोवेशन करते हैं, देखते हैं कि आपका करंट के डाटाज में कहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो करंट के डाटाज में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि सर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, उर्जित पटेल और अनुराग जैन। चूंकि जब तक आपका पेपर होगा तब तक ये पुरानी न्यूज हो जाएगी, मेरे लिए तो अभी नहीं है, पर मुझे लग रहा था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ट्रेंड्स में एनालिसिस कर रहे थे, तो उन ट्रेंड्स में सर इसके बारे में डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल। ये तो आप सभी को पता होगा कि शक्तिकांत दास 11 दिसंबर के पहले तक भारत के आरबीआई गवर्नर थे। एक और फैक्ट याद रखिएगा, ही इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर। सबसे लंबा कार्यकाल सेकेंड लॉन्गेस्ट, दूसरे रैंक पर इनका रहा है। इनसे पहले जिनका लॉन्गेस्ट कार्यकाल रहा है वो है मिस्टर बेनेगल रामाराव, जो कि भारत के आरबीआई गवर्नर थे 1949 से लेकर 1957 तक, लगभग 8 साल लॉन्गेस्ट। शक्तिकांत दास लगभग 6.5 साल भारत के आरबीआई गवर्नर रहे हैं। तो सेकंड लॉन्गेस्ट शक्तिकांत दास हो जाते हैं, लॉन्गेस्ट बेनेगल रामाराव हो जाते हैं। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है ये मिस्टर संजय मल्होत्रा का हुआ है। ये भी शक्तिकांत दास की तरह ही एक आईएएस अफसर है। उर्जित पटेल पहले रहे। अनुराग जैन, ये नाम अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। केंद्र पर डेपुटेशन पर गए थे और जो जनधन योजना का पूरा ताना बाना बुना वो मिस्टर अनुराग जैन ने ही बुना है। वापस अब मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। सर इस पे नंबरिंग पूछी जाती है, 25th, राइट सर, ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट 1947 और 1950। फर्स्ट ऑसबोर्न स्मिथ 1947 के टाइम पर, और ये
यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये लगभग इनकी नंबरिंग पूछी गई है, फर्स्ट कौन था और इसके बाद ये क्वेश्चन लगातार इनको कवर करना, यानी साथ साथ में ये फैक्चुअल डाटा है, इनको तो आप डिनाई नहीं कर सकते गवर्नर्स में से, और साथ साथ में आप अगर थोड़ा सा और कवर कर पाएँ तो ये चारों डिप्टी गवर्नर के नाम भी अगर कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी ट्रेंड में अगर आज संजय मल्होत्रा तो सबने याद कर लिया, अब अगला चारों के नाम अगर याद कर लें तो ये चारों के नाम ज़्यादा आपके लिए बेहतर होंगे। ये क्वेश्चन पीएससी में अब तो 5 ईयर प्लान्स है ही नहीं, फिर ये बहुत ही ट्रेंड में रहा, बहुत ही क्या रहा, ट्रेंड में रहा, हमेशा से ट्रेंड में रहा, कभी भी पूछ सकता है, इस पर नहीं कह सकते क्योंकि ये आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन सर। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री रिलेटेड, हाँ वहाँ से मैच कर सकते हैं, वही टॉपिक दे रखा है, हमने पूछ लिया क्योंकि सेकंड जो इंडस्ट्रियल प्लान जो आए थे, औद्योगिक जो योजनाएं थी, उन औद्योगिक योजनाओं में जो 1956 की थी वो कहाँ से थी, वो महालनोबिस प्लान से थी, और इसलिए वो पूछ सकता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान किससे था। फर्स्ट जो था वो तो आपका हैरल्ड डॉमर मॉडल था, और ये सेकंड जो है महालनोबिस, यानी ये तो बहुत ही ट्रेंडिंग रहे हैं हमेशा, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से चूंकि रिलेटेड रहा है, इसलिए आप इसे नहीं कह सकते हैं कि आप डिनाई कर सकते हैं कि ये पूछा नहीं जा सकता, और ये जनरल सा क्वेश्चन है, सबसे बनना ही चाहिए। एक और सर, इसमें ये जो महालनोबिस जी थे, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत का जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, उसके भी फाउंडर है, और ये 29 जून में भी स्टैटिस्टिक्स डे राइट, तो ये बिल्कुल लगभग यानी ट्रेंड में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि इस बार भी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही है वो बहुत अच्छी शो कर रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा ग्रो कर रहा है इंडिया का, और इसमें से ये ट्रेंड में रह सकता है कि ये पूछ सकता है, ऐसा नहीं। ये अभी थोड़ी पहले सर हमने कहा था कोर इन्फ्लेशन पे आ गया सर, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, और ये वहीं पे बात थी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन में क्या पूछा है कि किससे रिलेटेड, इसमें से क्या क्वेश्चन है। यह बेरोजगारी में वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि की स्थिति है। इट इज ए सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन along with the increase in unemployment. This is a reduction in the rate of the inflation, a slowdown in the rate of growth of the general prices level of goods and services. It is a situation when prices fall continuously or have a tendency to fall. गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीत इन्फ्लेशन रिलेटेड टू नॉन फूड मैन्युफैक्चर गुड्स, अभी अभी डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक। और इसका वो सर कारण भी ये है कि जो चीजों में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, फूड और फ्यूल, उसे हटा दिया जाता है। आरबीआई चाह रहा है कि यार आज टमाटर 100 रुपए है, कल 20 रुपए हो जाएगा, मुझे इतना वेरिएशन वाला इन्फ्लेशन नहीं मेजर करना, मुझे ढांचागत इन्फ्लेशन मेजर करना है। तो फूड फ्यूल सबको हटाकर फिर जब इन्फ्लेशन मेजर करता है तो वो कोर, बाकी सब बातें तो फिजूल की हैं। यानी आपको यहाँ पे कुछ भी बातें नहीं करनी है। आपको अगर आप ऐसे पढ़ते हुए भी कई बार नजर चली जाती है, तो ये कुछ ऐसी अगर आपकी नॉन फूड पे नजर चली गई तो सीधे से टिक कर देना था। क्वेश्चन में मानना है, ऊपर वाले कर रहे हैं तो आप तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता उसके लिए। और फिर से आगे एमपीपीएससी के ट्रेंड इनका फेवरेट सवाल है कि मतलब जब तक ना पूछे एमपीपीएससी की प्रीलिम्स पूरी नहीं होती है कि नाबार्ड कब बना था, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, नाबार्ड क्या काम करता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बना है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। रिप्लाई कर देते हैं इनका सर। 1982 कर दीजिएगा ये मतलब ये सर ऐसा है कि अब दिमाग में नहीं, हाँ, ये सवाल डीएनए में रच बस गया। देखिए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि ये टॉपिक पढ़ना ही है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में ये नहीं लिखा कि मॉनेटरी पॉलिसी, पर आरबीआई का एक यानी इसके वर्क्स पे जब कार्यों की बात करें तो ये निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के मुख्य उपकरणों के रूप में उभरा है। विच आर द फॉलोइंग हैज इमर्ज्ड एज द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द इंडियन इकोनॉमी। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बात करें जो बेस रेट की बात करें, मुख्य जो दर है, मुख्य दर जो आपकी काउंट होती है वो कहाँ से काउंट होती है, वो रेपो रेट से, और रेपो रेट की बार बार नहीं हो जाती है, 10वीं बार चेंज नहीं हुआ, 11वीं बार चेंज नहीं हुआ। तो बेस रेट जो कवर होता है इन ऑप्शंस पे से बेस रेट यहाँ कवर करने का है, इसमें आ जाता है रेपो,
LAF की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं, अभी तक 2 ही थे, तीसरा आ गया SDF ऐड हो गया है। तो रिवर्स रेपो और एंड SDF, और इसी में से ये जो है तरलता समायोजन, मेन तो यही है, रेपो ही है, मेन को ही बेस इसी को माना जाता है, इसी में चेंज का मेन दिया जाता है कि रेपो दरों में कोई चेंज नहीं हुआ, और लोग समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है कि कहीं चेंज कर दे, पर मेन वो क्या बार बार बताता है आपको, रेपो रेट में ही। तो रेपो रेट में भी फिर से कोई चेंज नहीं किया गया। रिवर्स रेपो 3.35, SDF की बात करें तो इससे ज़्यादा की बात करेंगे कि SDF इससे ज़्यादा, रेपो की बात करें तो ये तीनों जो हैं, इनसे हो सकता है डेफिनेशन भी पूछ लें, इनके डाटा चूंकि 10 बार से चेंज नहीं है तो हो सकता है कि आपसे रेपो के डाटा पूछ लें। इसके डाटा की बात करूं सर, मैं बार बार थोड़े से बच्चे डाउट में जाते हैं कि कहाँ से डाटा इसके देखें। कुछ नहीं करना है सर, एक उठाना है यहाँ से और RBI रेट्स, जब भी डाउट हो कि इस बार तो यहाँ इस बुक में यह डाटा लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे RBI रेट्स डालना है और अपने आप जब भी लगे कभी डाउट हो रहा है तो सीधे सीधे RBI अपने रेट्स डालता है, RBI रेट्स अपने डालता है, ये पॉलिसी रेट्स सीधे उठा करके एक बार यहाँ पे से पॉलिसी रेट और यहीं पर रिजर्व रेट्स, क्योंकि चेंज कई बार से हुए नहीं है तो हो सकता है पूछ ले किसी भी डेट में वो कि रेपो रेट क्या है 6.50, SDF क्या है 6.25, MSF क्या है 6.75, बैंक रेट 6.75 और रिवर्स रेपो रेट 3.35। इधर CRR जो है 4.25 और SLR जो है 18। यानी सीधे सीधे RBI की साइट पे जाइए, सीधे निकालिए, कहीं से आपको डाटा डाउट में पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे उसने अलग से दिया हुआ है, और जब चेंज होगा तो आप उसी में सीधे सीधे RBI की साइट पर जा करके एक बार। बिल्कुल। और सर इसमें एक और चीज होगी, प्रीलिम्स के आसपास थोड़ा कंफ्यूजन होगा बच्चों को, क्योंकि क्या है अभी 6 दिसंबर को मीटिंग हुई है, अगली मीटिंग 6 फरवरी को होगी और प्रीलिम्स 16 को है। तो आप बस एक बार अपडेटेड डेटा देख लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि तब तक पेपर सेट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी MP का ट्रेंड जो रहा है सर वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो बेटर सेफ देन बी सॉरी। तो एक बार देख लीजिएगा आप। लिख देगा क्या? अक्टूबर की बताओ। अक्टूबर 2024 में कह रहा, और चूंकि चेंज हुआ नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चेंज अभी तक हुआ नहीं है। फरवरी में अगर हो जाए तो अलग बात है, पर अभी तक चेंज कई बार से हुआ नहीं है, 5 7 10 बार ऐसा हो गया, एज इट इज रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डाटा एक बार अभी छाप लें, और तब का तो देगा नहीं उसी दिन MP इतना अपडेट तो है होगा नहीं कि वो तुरंत ही आपसे डाटा दे देगा। तो ये डाटा मुझे लगता है कि एक बार साइट से निकाल के, यहाँ पर भी आप अगर डाटा देख रहे हैं तो इसी को अपडेट करके सीधे सीधे रख लें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो अपडेशन के ऑप्शन सर ने भी नहीं दिखाई दिए कि कहाँ से आपको निकाल करके इसको रखने का प्रयास करना है। लीजिए फिर से भाई, फिर से साल आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट UTI की बात करें, ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब बना है? US 64 की तर्ज पर भारत में UTI म्यूचुअल फंड जिसे हिंदी में तो नाम बोल देंगे तो वैसे ही अटपटा सा है, पारस्परिक कोष कहते हैं सर। अच्छा। पारस्परिक कोष है। म्यूचुअल फंड की बात करें, आजकल टीवी में बहुत ही ऐड आता है। पहले तो आता था म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, अब नया आ गया, समझ गए कि लोग इकट्ठा पैसा नहीं देंगे तो अब आ गया SIP कर दो भाई, SIP कर दो। और इसमें सारे बड़े बड़े एक्टर जो है, बड़े बड़े लोग जो है वो SIP कराने पे लगे हुए हैं। यानी रिकरिंग अकाउंट की जगह आप कह रहे हैं कि आप SIP डाल दीजिए, SIP पे पैसा डाल दीजिए। और 1964 में बात कीजिए, म्यूचुअल फंड के इंस्टीट्यूट के रूप में UTI की स्टैब्लिशमेंट इंडिया में की गई थी। तो UTI जो है 1964 में, चूंकि म्यूचुअल फंड ट्रेंडिंग है म्यूचुअल फंड, आजकल सारे लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, सब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसकी 1963 में UTI एक्ट आया था और 1964 में इसकी UTI 64 के नाम से इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, जो US 64 के तर्ज पर भारत में स्थापित किया गया एक म्यूचुअल फंड था। GST पूछा गया, और GST में पूछा गया क्वेश्चन, कुछ पद पढ़िए, इस पे आंसर तो लास्ट पे सीधे सीधे है सर। बिल्कुल सर, मतलब यानी ऐसा कुछ है जो है कुछ करने लायक नहीं है। पूछा गया है 2017 में GST लागू होने के बाद पिछले 5 वर्षों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को एक स्लैब से दूसरे स्लैब में हस्तांतरित किया गया है। इस संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर इन द लास्ट 5 years सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST।
द डिसीजन इन दिस रिगार्ड्स इज टेकन बाय हुम, प्रेसिडेंट लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेता है, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी लेता है, या जीएसटी काउंसिल लेता है। और इस पर सीधा सा है, जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई कि आर्टिकल के साथ आपको आर्टिकल वाइज इस पे दिया गया कि आर्टिकल वाइज आपकी जीएसटी काउंसिल, ये सारे डिसीजन जितने भी जीएसटी स्लैब्स के बारे में या जीएसटी के संबंध में जितनी भी चीज़ें होंगी वो कौन लगा, जीएसटी काउंसिल ही लेगा। तो जीएसटी काउंसिल की यहाँ ये पूछ सकता है कि हाँ मेंबर्स कितने होते हैं, कौन मेंबर है, कौन मेंबर इसमें नहीं है, किन्हें मेंबर शामिल नहीं किया गया, इसका चेयरमैन कौन होगा, इसमें चेयरमैन कौन होगा, किसे बनाया जाएगा, किसे नहीं बनाया जाएगा, और किन किन वस्तुओं को शामिल किया गया, हो सकता है एडवांस लेवल पर ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन। बिल्कुल सर, वोटिंग प्रपोर्शन भी थोड़ा अजीब सा है, तो वो भी थोड़ा देख लीजिएगा कि भाई इस यहाँ पर कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए आपको लगभग 75% मेजॉरिटी लगती है, तो ऐसा क्यों है, वो फेडरलिज्म को कैसे मजबूत करता है, वो भी आप देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी से ही रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, वाई आर द इनडायरेक्ट टैक्स टर्म्ड एज रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। अप्रत्यक्ष कर को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? उन पर प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर से शुल्क लिया जाता है, उन पर सभी आय समूहों के लिए समान शुल्क नहीं लिया जाता है, उन पर सभी आय समूहों के लिए समान दरें ली जाती है। दे आर चार्ज द सेम रेट्स फॉर द ऑल इनकम ग्रुप्स, और उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव पूछा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स पूछा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ऐसा पहला ऑप्शन की बात करें सर तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे अधिक दर कम दर की कोई बात ही की गई है। नेक्स्ट, उन पर सभी आय समूहों के लिए समान शुल्क नहीं लिया जाता है। सर इस पे से डिस्कस करते हैं। जी सर। दे आर नॉट चार्ज द सेम रेट फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, बिल्कुल सही। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की अगर बात करते हैं तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इंडिया में ऐसा नहीं है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं है, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया, रिग्रेसिव को अडॉप्ट नहीं किया गया। रिग्रेसिव खास करके डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इन देशों में बात करें वहाँ प्रमोट किया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। इंडिया में ऐसा, चूंकि बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, उनके साथ ऐसा हो नहीं सकता, किया नहीं सकता, यानी समता के सिद्धांत का, इक्विटी के सिद्धांत का क्या हो जाएगा, जस्टिस नहीं होगा, डीपीएसपी का वायलेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। जैसे पिछले यानी लास्ट जो सिलेबस था उसमें पूछा था क्या करों के सिद्धांत क्या है, कर के सिद्धांत क्या है, तो वही कर के सिद्धांत में वो जस्टिस का उल्लंघन हो जाएगा। और सर एक दूसरी बात ये भी है कि वहाँ क्यों रिग्रेसिव चला सकते हैं, वो वहाँ पर सरकारें सुविधाएं इतनी देती है कि भाई आपके जन्म से लेकर मरण तक, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको बस में जाना है तो उसके लिए भी सरकार पेमेंट दे रही है। तो ऐसी अवस्था में काम करने का कोई इंसेंटिव रह नहीं जाता बहुत सारे लोगों के पास। लोग खुद काम करें और ज्यादा कमाएं, इसलिए भी कई बार रिग्रेसिव सिस्टम लागू कराया जाता है। एक्चुअली सर क्वेश्चन पूछा था अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? जी सर। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कहा जाता है, रिग्रेसिव क्यों कहा जाता है? प्रतिगामी कर व्यवस्था नहीं पूछा है सर, वो पूछा है इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है। तो इसका ऑप्शन सर क्या है, सी होगा। एक्चुअल में जैसे बिस्किट की बात कर रहे हैं तो बिस्किट पे चाहे मैं खरीदूं सबको समान 18% जीएसटी देना है, समान दर देना है। अच्छा ठीक है सर। वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ लिया था, ओके, प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव कर, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के इनडायरेक्ट टैक्स, वो पूछा इनडायरेक्ट टैक्स को तो सभी से समान, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी के लिए समान, वो डायरेक्ट टैक्सेस सबके लिए अलग अलग है, तो ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स, जीएसटी तो है, आप कुछ नहीं करिए, अभी अभी डिस्कस किया था, जहां ये ना हो उसको हटा दीजिए, बिल्कुल सर, एलिमिनेशन मेथड से। जीएसटी इसमें आ गया तो यानी 3 बाकी जो बचे ऑप्शंस में, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, फोर्थ गायब, सेकंड एंड थर्ड निगम कर डायरेक्ट टैक्स है, बचा क्या, ए ऑप्शन। इसमें सर एक और चीज़ जो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि कस्टम ड्यूटी जीएसटी में नहीं आता क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में समाहित नहीं कराए, लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में डाल दिया है, लेकिन कस्टम ड्यूटी जीएसटी के बाहर है। तो इन दोनों का ऑप्शन मैच होता है। सर आज यही डिस्कस करने आए थे,
और सर चाह रहे थे कि हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें से प्राथमिक घाटा से संबंधित सही ऑफ द करेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्राइमरी डेफिसिट। सर प्लीज। ठीक है, तो हमें सीधा सा सवाल ये पूछा गया है कि प्राइमरी डेफिसिट से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। आईपी। फिर प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, या नन ऑफ दीज। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, ये सरकार के उस साल की वित्तीय स्थिति को बताता है। पिछले सालों में सरकार ने कैसा काम करा उसको अगर आप छोड़ देना चाहें और आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना चाहें कि मैडम इस साल कैसा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहा, तो मैडम आपको कहेंगे कि यार अगर मेरे इस साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज करना चाहते हो तो जो मैं इस साल 16 लाख करोड़ की उधारियां ले रही हूं उसमें से आप ब्याज के खर्चे हटा दीजिए, क्योंकि जो ब्याज के खर्चे हो रहे हैं वो मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ब्याज तो मैं इस साल भर रही हूं इस कारण से कि पिछले वर्षों में कुछ उधारियां ली गई हैं। तो अगर इस साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है तो आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दीजिए, तो आंसर होगा ए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इसमें आइटम्स को जीएसटी से बाहर रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज केप्ट आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सर्विस टैक्स तो कन्वर्ट हो गया है, इसके नाम में ही सर्विस टैक्स आ गया, जीएसटी के जीएसटी में आ गया, ये तो नहीं होगा। पेट्रोलियम को बाहर रखा गया है, पेट्रोलियम जो है वह इस पे रखा गया, इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। तो उपयुक्त तो सभी तो ऑप्शन ही नहीं है, केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इसके नहीं रखा इस पे सर मैं एक और बात करना चाहूंगा, जो एंटरटेनमेंट टैक्स है उस पर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या हुआ है कि एंटरटेनमेंट टैक्स कुछ राज्यों ने डिवॉल्व कर दिए थे अपनी लोकल बॉडीज को, जैसे पंचायत और नगर निगम को, जहां पर उन राज्यों में जहां राज्य सरकार ने 11वें-12वें शेड्यूल के तहत एंटरटेनमेंट टैक्स डिवॉल्व कर दिए लोकल बॉडीज को, उन राज्यों में आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लागू है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स अपने ही पास रखा। जिन राज्यों ने एंटरटेनमेंट टैक्स अपने ही पास रखा है उन राज्यों में इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद जीएसटी। जैसे मध्य प्रदेश ने अपने ही पास रखा था, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने, तो मध्य प्रदेश में अब एंटरटेनमेंट टैक्स ना लगकर जीएसटी लगेगा। और इसलिए राज्य सरकारें कुछ मूवीज पर इसे माफ भी करने का अधिकार रखती हैं। जैसे साबरमती रिपोर्ट पर इन्होंने एसजीएसटी माफ कर दिया। लेकिन जिन राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स डिवॉल्व कर दिया है नगर निगमों को, वहां पर तो जीएसटी कुछ दखल दे ही नहीं सकता है। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्यात अधिक एवं आयात कम होता है तो कहा जाता है एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम है। इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर एंड इंपोर्ट्स आर लेस देन इट इज कॉल्ड व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस। एंड ट्रेड बैलेंस तो जब इक्वल हो दोनों, ट्रेड डेफिसिट जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और ट्रेड सरप्लस जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और सीधे सीधे पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है एक्सपोर्ट ज़्यादा है, निर्यात अधिक है, तो ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष की स्थिति कही जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है फेरा एंड फेमा के बारे में पूछा गया है। फेरा एंड फेमा के बारे में अगर पूछा जाए, कब फेरा के स्थान पर फेमा को परिवर्तित किया गया, इन विच ईयर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें, विदेशी व्यापार नीतियों से, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन उससे हो जाता है। और पूछा गया कि कब इससे रिप्लेस किया गया, 1995, 1999, 2002, 2004, 1999 की बात है जिसे 2000 से लागू कर दिया गया। यानी एक सरल कानून के रूप में, इजी यानी जो कठोर कानून था जिसे फेरा लाया गया था 1973 में, उसे कन्वर्ट करके 1999 में फेमा के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया और इसे थोड़ा सा सरल कानून के रूप में जाना जाता है। इसमें एक और बात ऐड कर दूं, जो आसानी करी है। पहले ऐसा था कि जो फेरा था, फेरा के तहत अगर आपने कोई उल्लंघन करा तो आप पेनल्टी देके बच नहीं सकते थे। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था, आपको जेल ही जाना होगा। लेकिन फेमा में जैसा सर ने कहा कि नियमों को आसान कर दिया गया है। फेमा में अगर आपने कोई हेरफेर करा विदेशी मुद्रा का,
तो आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पेनल्टी देकर मामले को रफा दफा कर सकते हैं। फेमा एक सिविल ऑफेंस को मैनेज करता है, फेरा एक क्रिमिनल ऑफेंस को मैनेज करता था। जिससे आगे आते हैं, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। सर ने यही कहा था शुरुआत में जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात की थी कि जब आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर पढ़ने थे, केवल पॉलिसी नहीं पढ़ना है, इंडिया के ट्रेड के डाटा भी करना है कि ट्रेड के डाटा यानी डिफरेंट यानी कंट्रीज से किससे इंपोर्ट करता है, किससे मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है, टॉप 5 कौन से हैं, किनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसके डाटा को भी एक बार साथ में, ये तो सीधे सीधे मेंशन नहीं है, सर ने शुरुआत में ही कहा था, पर मेंशन ना होने के साथ साथ फिर भी आपको क्या करना है। इवन सर ने ये भी कहा कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो वहाँ पे डाटा में भी आपने कहा कि $700 बिलियन से पार कर गया है। तो ये डाटा ऐसे आपको विदेशी मुद्रा भंडार बीओपी दिया नहीं है, पर बीओपी से रिलेटेड आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कवर नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में सर प्लीज। ठीक, आसान सा है। चाइना चूंकि इतना बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, तो सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही हो जाता है। चाइना। और एक्सपोर्ट के मामले में अगर कर रहे होते तो केवल अगर सिर्फ एक्सपोर्ट होता तो फिर आप क्या करते, अमेरिका यूएसए करते कि यूएसए के साथ हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यानी ये क्वेश्चन जो डालने का मेन मकसद था कि आप यानी करंट ट्रेंड को क्या कर लें, इसमें कवर कर लें, करंट ट्रेंड को कवर कर लें। अब चलिए, मैं तो कुछ और ही यानी आपसे कंट्रीज नहीं पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन ये है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूडेड्स, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या सम्मिलित है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, फॉरेन करेंसी एसेट्स, मॉनेटरी गोल्ड्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर एंड ऑल ऑफ द अबव। सीधा सा जहां ऑल ऑफ द अबव की बात की जाए तो पूरी सारी चीज़ें यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, मौद्रिक स्वर्ण, एसडीआर और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक की जो ट्रेंड्स की स्थिति है उसके बारे में अगर शामिल कर लेते हैं तो इनमें सभी की बात की जाए सर्वाधिक जो योगदान है वो मॉनेटरी गोल्ड का इसमें है। तो ये उपयुक्त सभी इसमें से ऑप्शंस में से उपयुक्त सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली अभी अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ट्रेंडिंग में रहा है और इनमें से साइलेंट ले ऑफ, एक वर्ड आया है साइलेंट ले ऑफ, यानी बड़े साइलेंट तरीके से आजकल इंस्टीट्यूट क्या करती है, बहुत बड़े संस्थान क्या करते हैं, बुलाते हैं और 1 महीने का नोटिस देते हैं, नोटिस देते नहीं, नोटिस ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं और तुरंत उन्हें निकाल देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। इसे ले ऑफ, साइलेंट ले ऑफ कहा गया है। साइलेंट ले ऑफ में कभी भी किसी को निकाल दिया जाता है, उसे कर्मचारी को पता भी नहीं होता कि कब उसे निकाल दिया जाएगा, अचानक बुलाया गया और अचानक बाहर कर दिया। और इसी में इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज इज साइक्लिक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंडेड, यानी कहाँ किन देशों में चक्रीय घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और बोथ ए एंड बी पूछा गया है। तो खास करके देखा गया है कि ये जो चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी है, तो अगर इकोनॉमिक ग्रो होता है तो वहाँ रोजगार आ जाता है, इकोनॉमिक अगर डाउन आया तो लोगों को जॉब से बाहर कर दिया जाता है, अरे तुरंत छटनी कर दीजिए, ले ऑफ कर दिया जाता है। और जबकि घर्षण बेरोजगारी की बात की जाए, जब यानी जिन लोगों को बाहर किया गया है वो कुछ समय के लिए सर्चिंग पे रहते हैं, तुरंत जॉब किसी को नहीं मिलती है, यानी कुछ टाइम के पीरियड के लिए या 1 से 2 मंथ 3 मंथ हो सकता है कि कुछ जॉब सर्चिंग के पीरियड पे हो। जनरली लोग चाहते हैं कि तुरंत जॉब मिल जाए, ऐसा होना शायद बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है। तो जो फ्रिक्शन है यानी कुछ टाइम के लिए एक जॉब से दूसरी जॉब में जब सर्च करने जाते हैं तो इस तरह की स्थिति जो है वो जनरली कहाँ, जहाँ आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसी चक्री और घर्षणात्मक बेरोजगारी के शिकार रहते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। सर ने कहा था रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट के साथ साथ इंडेक्सेस, जो रिपोर्ट के साथ साथ इंडेक्सेस की बात की गई कि इन इंडेक्सेस को देखना है। क्योंकि लास्ट ईयर की बात कीजिए तो लास्ट ईयर में इंडिया का जो रैंक था वह 111 थी, 111 थी, और इस बार की रैंकिंग की बात की जाए तो पिछले साल 125 देशों में बात की गई थी, और इस साल बात की जाए कि 105वां स्थान है इंडिया का 127 कंट्रीज़ में। तो 127 देशों में भारत का जो स्थान है वह देखा गया कि गंभीर भूख संकट को उजागर करने की बात की जाए तो भारत में गंभीर स्थितियां हैं जिसमें भारत थोड़ा सा पीछे है। पीछे की बात की जाए, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंडिया के इंपॉर्टेंस में करंट डाटा में भी थोड़ा सा उपलब्धियों को दिखाने की बार बार बात कर रहा है। और MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है
which is working as the nodal agency for the National Multidimensional Poverty Index. Sir, please. जी, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की रिपोर्ट रिलीज़ करता है और नीति आयोग ऐसे कई इंडेक्स रिलीज़ करता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं अभी अपने डिजिटल पैनल पर कि आप जो आपके डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, हमने हमारे नोट से तो आपको एकत्रित करके दिया ही दिया है, लेकिन आप भी अगर रॉ डेटा सर्च करना चाह रहे हैं तो हम उनका सोर्सेज भी आपको बताते जा रहे हैं। ऐसे ही आप नीति आयोग की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो खजाना है डेटा का। आपको गूगल पर जाकर जस्ट यू नीड टू सर्च समथिंग लाइक दिस, लाइक नीति आयोग, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोल प्रोडक्शन डेटा, बढ़िया सा आपको डैशबोर्ड बनकर आएगा। समथिंग लाइक दिस ये, और आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य ने कोल में कितना प्रोडक्शन करा है और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, कुछ इस प्रकार। और आप इसको फिस्कल ईयर के अनुसार भी देख सकते हैं कि 2023 में टॉप प्रोड्यूसिंग कोयले का प्रोडक्शन, टॉप प्रोडक्शन कौन से राज्य ने करा था, सेकंड रैंक कौन सा था, किस राज्य का था। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है नीति आयोग की, आप आपके कई इंडाइसेस यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस पे आप नीति आयोग जो MPI इंडेक्स है उस पे 10 और इस पे जो इंडेक्स है इस पे 12 इंडेक्सेस दिए गए हैं, तो इस पे नीति आयोग आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। NSO, सर ने कहा था NSSO अब कहाँ पहुँच गया है? NSO के रूप में, और वही पूछा था आसपास भी पहुँचना है। जो डिपेंडेंट कैटेगरी है, किसे डिपेंडेंट कैटेगरी के रूप में शामिल किया जाता है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें डिपेंडेंट कैटेगरी के रूप में शामिल किया जाता है? आश्रित वर्ग। आश्रित वर्ग अगर बात की जाए कि ऐसे लोग जो 15 साल की आयु से ज़्यादा परंतु 60 साल से कम आयु के लोग हैं। पीपल अबव 15 ईयर्स टू एज ऑफ एज बट बिलो 64 ईयर्स ऑफ एज, गलत होगा, एवव वाले होंगे वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। 15 साल की आयु से कम और 59 ईयर की आयु से ज़्यादा के लोग, ठीक है। 15 साल की आयु से कम तथा 64 साल की आयु से ज़्यादा के लोग, 60 से 80 साल की आयु के लोग नहीं। सर इस पे बात की जाए कि 15 ईयर से कम और ये एज जो दिया गया है वो 59 की बात की गई। 59 NSSO या NSO की बात करें तो वह डिपेंडेंट में 15 टू 59, 60 से कम की बात की गई है। 59 से ज़्यादा की बात की, यानी जो 60 साल के जाएंगे उनके बारे में बात करें, जो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं उनकी बात की गई, डिपेंडेंट लोगों की बात की गई, जो अन्य लोगों पर डिपेंडेंट होने की बात की। तो इसमें से बी ऑप्शन आसानी से इसको कवर करने की बात की गई है। एक ये क्वेश्चन अभी यूपी की बात की गई, खादी और ग्रामोद्योग। इस समय मोदी जी लगे हैं, स्वदेशीकरण में लगे हुए हैं, और खादी और ग्रामोद्योग की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थापित किया गया है, और मुंबई में इसकी स्थापना की बात की गई। 2006 में इसकी अधिनियम संख्या 10 के माध्यम से इसमें परिवर्तन करने की बात की गई, तो इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में रखा गया है। अभी मैं कह रहा था महारत्न के बारे में, और महारत्न का डाटा पूछा जाएगा, और इसमें से पूछा तो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने है तो टर्नओवर की सीमा कितनी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू ऑब्टेन महारत्न स्टेटस? 15,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए। तो बात की जाए कि स्टेटस के लिए जो नियम है वो लास्ट 3 ईयर के बाद की जाती है, लास्ट 3 ईयर के डाटा बात की जाती है। और उन लास्ट 3 ईयर में पहले 2 डाटा तो है कि पहले महारत्न पाने के लिए वह कंपनी नवरत्न हो, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, और साथ ही साथ टर्नओवर की बात की जाए तो पिछले 3 वर्षों के दौरान सालाना जो औसत टर्नओवर है वह 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। साथ ही साथ जो निवल मूल्य है पिछले 3 साल में, निवल जो मूल्य है वो 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और जो साथ में लास्ट जो है निवल जो प्रॉफिट की बात की जाए पिछले 3 वर्षों के दौरान बात की जाए कि निवल जो कर पालन की बात, कर के पश्चात औसत शुद्ध आय की बात की जाए, शुद्ध आय की बात की जाए वह 5,000 करोड़।
तो 3 ऑप्शन है, 25,000, 15,000 और 5,000। ये 3 चीज़ें पिछले साल में होनी चाहिए, साथ साथ नवरत्न और साथ साथ में शेयर मार्केट में लिस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर डाटा की बात करें तो एक डाटा की सर ने कहा था कि अपडेट कैसे करना है, तो डिपार्टमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीधे सीधे डिपार्टमेंट ने इसके डाटा दिए हुए हैं और डीपीई आप देखेंगे तो यहाँ डाटा जो है, आप डाटा में 14 महारत्न और नवरत्न की संख्या में परिवर्तन हुआ है, नवरत्न की संख्या में परिवर्तन हुआ और इनकी संख्या हो गई है 24। मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 जो कंपनियां थी वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, नवरत्न में 14, 24 और साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग क्रॉस कर रही हैं 51। मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 की बात करिए वो 11 है। तो ये डाटा एक बार 14, 24 और 51 और 11 ये साथ साथ में एक बार कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कहें तो यहाँ पर कर देता हूँ, महारत्न जो है वो 14, नवरत्न जो है 24, मिनी रत्न 1 जो है वह 51 और मिनी रत्न 2 जो है वह 11 है। और इस प्रकार ये डाटा सारा कुछ कवर हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो पहला टॉपिक जो आपका दिया हुआ था उसमें पूछा गया है जीवीए में सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान इंडस्ट्री सेक्टर का है, 27.6। अभी शुरुआत में भी डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट जो पूछा है भारत के औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, कोर सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया, फिर से इंडस्ट्री सेक्टर का पूछा गया है। कृषि, रक्षा, लौह इस्पात या चयनित आधारभूत उद्योग। सेलेक्टेड बेसिक 8 क्षेत्र हैं, 8 हैं जिन्हें किस में रखा गया, कोर सेक्टर में, चयनित आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत जिन्हें शामिल करने की बात की गई। यानी ये भी इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड डाटा की बात कर रहे हैं। पूछा गया है कि अगला इंडस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एमएसएमई की न्यू जो डेफिनेशन है इसमें निवेश की अधिकतम सीमा क्या है, मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है, निवेश की मैक्सिमम लिमिट क्या दी गई है। तो जो डेफिनेशन की बात की जाए पूछा गया है 25 लाख रुपए, और पूछा गया माइक्रो का पूछा गया सर, इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया कि माइक्रो इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या रखी गई है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए। जब इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए 1 करोड़ रुपए रखी गई है और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है वह 10 करोड़ रखी गई है, स्मॉल के लिए 10 करोड़ रखी गई है। और जब मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो मीडियम के लिए 50 करोड़ की लिमिट, मीडियम के लिए 50 करोड़ की लिमिट इसमें शामिल की गई है। तो ये तीनों की बात की गई। तो यह पहला जो है इसमें 2 टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के डाटा आपको नई डेफिनेशन आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कवर करने की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पेड क्वेश्चन, सिडबी कब बना, कौन सा हेडक्वार्टर, नाबार्ड कब बना, किसने एस्टेब्लिशमेंट कराया, आईडीबीआई ने एस्टेब्लिशमेंट कराया, 1990 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। प्रेजेंट में सिडबी की बात करें कि प्रेजेंट में यह जो इसका ऑब्जेक्टिव जो है स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उस स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराने का, इसका जो मुख्य काम है वह स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराने का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, फिर से वही बार बार जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में हम भी पहुंच रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े जारी कौन करता है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों की बात की जाए तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ की बात करें, एनएसओ के द्वारा वर्तमान में जो सर ने कहा था एनएसएसओ नहीं, वर्तमान में जो डाटा जारी करने का काम है वह एनएसओ के द्वारा इसके डाटा जारी करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IREDA को दर्जा प्राप्त है, हैज द स्टेटस ऑफ महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न और उपयुक्त सभी। और ये चूंकि अभी क्वेश्चन की बात की गई, अभी मैंने वो लिस्ट आपको अपडेट कराई कि 24 इंडस्ट्रीज जो हैं, 24 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नवरत्न का दर्जा दिया गया, 14 को जो है वो महारत्न को दर्जा दिया गया और अभी इसकी बात की गई तो नवरत्न प्राप्त कंपनियों के दर्जा के अंतर्गत इसे जो
दर्जा है IREDA की, IRDA नहीं, इसके अंतर्गत इंडियन रेन्यूएबल यानी IRDA जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र है, इसके संबंध में इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया, यानी यह मिनी रत्न 1 से आगे चल करके अब नवरत्न के अंतर्गत इस कैटेगरी सर इसका रिसेंटली IPO भी आया है। IPO भी आया हुआ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेंस से उठा करके प्री में क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2006 में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित एक MOU के अनुसरण में की गई? जापान, अमेरिका, फ्रांस और साथ साथ में पूछा गया है रूस। तो बात की जाए कि कम लागत पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर तरीके से यानी कंपटीशन के एवज में लाना है, और बात की गई कि जापान के साथ इस पे MOU हस्ताक्षर किया गया है, और इसमें बात की गई यूपी, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के साथ रेलवे के जो पश्चिमी गलियारा है उसको वेस्टर्न DFC की बात की जाए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की बात की जाए तो उसको शामिल करने की इसके अंतर्गत। इनफैक्ट सर एक और बात, जो जापान है आप देखेंगे भारत में कई प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी जापान ही फाइनेंस कर रहा है। तो इसके पीछे कारण यह है कि जापान जब यंग था, जब वहाँ की जनसंख्या की उम्र कम थी तो उन्होंने पैसा बना लिया, लेकिन अब जनसंख्या की उम्र अधिक है, वो एक एल्डरली फेज में, 4th फेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, पैसा तो है लेकिन अब काम नहीं कर सकते, तो फिर उस पैसे का क्या करें? तो दुनिया भर में जाकर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं जिससे कि सतत आय बनी रहे। तो आप ये देखिएगा एक ट्रेंड कि जो बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं को फंडिंग करने का काम जापान करता है। अगली बात करते हैं PM गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत कितने, एक नेशनल प्लान PM गति शक्ति की बात की जाए, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जिसमें बात की गई रेलवे, सड़क, पोर्ट्स, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन यानी पब्लिक व्हीकल्स जो है, पब्लिक परिवहन जो है, और साथ साथ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 7 चीज़ों की बात कीजिए कि 7 क्षेत्रों को शामिल करते हुए PM गति शक्ति को मास्टर प्लान के अंतर्गत शामिल किया गया। तो 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था और 7 क्षेत्रों के साथ इसको शामिल करने की बात की गई है। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, शुरुआत में ही हमने कहा था कई रैंकिंग्स देखनी है, रैंकिंग, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, इन सबको आपको देखना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा, और चूंकि आपके मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है, मैंने पहले ही कहा था WTO, IMF और ये वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट्स को खास करके आपको देखना है। और जब रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि हर 6 माह में जो भी खतरे होते हैं, वित्तीय जो खतरे होते हैं उनके संबंध में, और या जो भी बाधाएं हैं उनके संबंध में ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। एक वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया इनमें से किनका मेंबर सदस्य देश है? IFC, मीगा, ICSID, जो 5 ग्रुप हैं उनमें से ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है, IBRD, IDA, IFC और मीगा इन 4 का मेंबर है, इसलिए इसमें से जो 2 ऑप्शन है वह किस पे से है, वह उनमें से IFC और मीगा का मेंबर है। ठीक, मैं इसमें और ऐड कर देता हूं सर, जो IDA है और IBRD है और IFC है, इन तीनों का तो फाउंडिंग मेंबर भी है, लेकिन मीगा का बस मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है, और ICSID का तो मेंबर भी नहीं है। तो फिर जवाब हो जाता है जो आपने बताया, D। Which of the following organization publishes the publication World Economic Outlook? कि World Economic Outlook कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? सेम वही ट्रेंड चला आ रहा है, ग्लोब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पब्लिश करता है वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी पब्लिश करता है। तो आंसर इसका A है। ठीक सर। अगला पूछा गया है SDR में कितने देश की मुद्राएं शामिल हैं? 3, 4, 5, 6। सामान्य सा क्वेश्चन है। SDR में कुछ लोग बताने लगते हैं कि 6 मुद्राएं शामिल हैं, पर फिर भी कुछ बुक्स में जो है वहाँ अभी आपको 5 मुद्राएं ही करना है। लास्ट जो बात की जाए रेमनबी, चीनी रेमनबी की बात की जाए, डॉलर, यूरो, रेमनबी, एन और ब्रिटिश पाउंड जो है स्टर्लिंग है वही शामिल की गई हैं, और ये 5 ही मुद्राएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं SDR की कोष की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफ का मेंबर कब बना? सर अभी अभी अगर आप बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट फाउंडिंग मेंबर की बात करें, फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया शामिल है। जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ ब्रिटेन वुड्स समिट्स की बात करें तो ब्रिटेन वुड्स समिट के साथ ही 1945 27 दिसंबर और 1945 को इसका मेंबर बन गया था। अभी एक नया डाटा इसका आईएमएफ का क्वेश्चन डालने की मैं बात करूं तो आईएमएफ में एक मेंबर नया अपडेट हुआ है और एक नया मेंबर जो हो गया है वह मेंबर 191 हो गए हैं। और 191 मेंबर में हो सकता है कि यहाँ से आईएमएफ का एक क्वेश्चन पूछ ले। थोड़ा सा नाम तो अजीब सा है, आईएमएफ का न्यू मेंबर। बहुत सारी बुक्स में अभी जो बुक्स हैं तो वो पुरानी है सर, उनमें से तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है भी नहीं। और लिंचेस्टीन करके एक नाम है और ये नया मेंबर अभी ये नया नाम शामिल हुआ है जो अभी 191 मेंबर होंगे। अभी तक आईएमएफ में आप पढ़ रहे होंगे, इसलिए आईएमएफ से ये नया क्वेश्चन हमने डाला हुआ था। चूंकि सर मैं थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ा लेता हूँ तो लिचेनस्टीन एकदम स्विट्जरलैंड के एल्प्स की वादियों में बसा हुआ बहुत सुंदर देश है। इसीलिए मैंने सर ये फोटो भी लगाई थी और ये मैं बार बार देख भी रहा था और इसमें से 5 थिंग यानी जो ये दिया हुआ था सर, मैंने भी पढ़ा था अच्छा है, उज्बेकिस्तान के आसपास था और बहुत अच्छे तरीके से। और हो सकता है सर ये वही क्वेश्चन जैसा आपने पूछा कि वहाँ से वर्ल्ड मैप में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है कि ये जैसे अंडोरा पूछा जाता है तो वैसे ये अब इसके बारे में पूछा जाए बार बार। मुझे लगता है कि ये अच्छा है, हो सकता है कुछ लोग घूमने भी जाएं इसी नाम से अच्छा है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन सर, ये फूड सिक्योरिटी। चूँकि फूड सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, फूड सिक्योरिटी का टॉपिक आप तो दोनों में आप ही कवर करते हैं। ये मेरे पास आता है, एसआर के सर ने आदेश देकर रखा है मुझे करने का, तो उस आदेश में से मेरे पार्ट में आता है। तो कब अधिनियम पारित किया गया? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो 2013, जिसमें WTO ने बहुत सारी आपत्तियाँ भी लगाई, बहुत सारे देशों ने भी आपत्ति लगाई। 3 साल के लिए शुरुआत में पारित किया गया, फिर TPDS के अंतर्गत इसको चलाया गया। तो 2013 की बात करें, सितंबर 2013 में इसको पारित किया गया। कुछ क्वेश्चंस के साथ यानी इसको हम लास्ट में एंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो इसी में फूड से संबंधित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वॉज वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज? भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली। जो फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक में ही कुछ करंट से रिलेटेड नई दिल्ली में अभी इसका आयोजन किया गया था वर्ल्ड फूड इंडिया का। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बात करते हैं आपसे। देखिए, शुरुआत में ही बात की थी कि एक सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी G20 का नया सम्मेलन आयोजित करना था और नया सम्मेलन 18-19 नवंबर 18-19 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाना था। लास्ट जो इंडिया में आयोजित किया था उसके बाद अगला ब्राज़ील में समिट आयोजन किया जाता है। और इसी जो सम्मेलन की बात की थी, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, यानी एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ गृह का निर्माण करने की बात की गई थी। बात की गई कि यह जो सम्मेलन है ब्राज़ील में आयोजित किया गया। ब्राज़ील की बात की गई, ब्राज़ील में इसको ब्राज़ील लिखा ही हुआ है, ब्राज़ील में आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरो, दोनों ऑप्शन इसमें सही दे दिया गया। और यहाँ पर बात की जाए कि यह जो वहाँ पर आधुनिक कला संग्रहालय है, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम है, वहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसकी बात की जाए, ये लास्ट 50 क्वेश्चन जो आपके सारे टॉपिक्स के साथ यहाँ कवर कर दिए, यानी रिसेंट ट्रेंड, करेंट ट्रेंड के साथ साथ यानी क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, हम दोनों लोगों ने अपना गाइडेंस दिया। साथ साथ VGM में और सारी क्लासों के साथ हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे, गुड नाइट। थैंक यू।